उससे अगर आप पूछ दो ना कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और किस जाति के थे, वो बता देगा। अगर उससे आप पूछ दो कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी, राजीव गांधी की किसने की थी, बेअंत सिंह की किसने की थी, तो वो शायद नहीं नाम बता पाए, जाति भी नहीं बता पाए। अनफॉर्चुनेट हुआ था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, तो सिख राइट, एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में। आज भी कभी ना कभी वो मुद्दा उठ के आता है जी। जब गांधी जी की हत्या हुई थी ना, ऐसे ही पुणे में एंटी ब्राह्मण राइट्स हुए, काफी ब्राह्मण वैसे हजारों की संख्या में मारे गए, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। कुमार शानू, अमित कुमार, विनोद राठौर, अभिजीत, उदित नारायण, एसपी बालासुब्रमण्यम, तो गाने कोई आप कैसेट खरीद रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको आप इन्हीं सिंगर के लिए जा रहे हो। ब्राह्मण बात कर रहे हो वो तो खैर अलग है। यहाँ भी बहुत एम्प्लॉय है, 3-4 हजार ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप एक एक मैट्रेस की दुकान पे जाते हो तो वहां जो 8-10 एम्प्लॉय रहते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सब मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फर्क बिल्कुल समझा ही दिया है। इनके भी करीब इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उद्योग पे बहुत लगाए इन्होंने। तो अगली बार से कोई आपको कहे कि उन्होंने उद्योग नहीं लगाए तो आप उनको बता सकते हो लड़ाई क्यों लड़नी थी, ये तो भिक्षा मांगते थे, ये तो मंदिर के पुजारी थे, इनको लड़ाई क्यों लड़नी थी। अंग्रेजों के काल में सबसे ज्यादा फांसी अगर किसी को दी गई थी तो ब्राह्मण को दी गई थी। ये तो किसी चीज का इनाम तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंग्रेजों की ये मदद कर रहे हैं और अंग्रेजों को फांसी दे रहा है। इन्हीं को उद्योग क्यों लगाना था, ये तो भिक्षा मांगते थे लोग कहते हैं। तो भिक्षा मांगते मांगते अंतरिक्ष में भी हुआ है, वैज्ञानिक भी बन गए जी, है ना जी, खिलाड़ी भी बन गए, कलाकार भी बन गए। अब भिक्षा मांगते मांगते उद्योग लगाने की पूंजी कहां से लाते हैं? आप कहते तो भिक्षा मांगते थे। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का मर्दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बानी के साथ एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आज एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो सैकड़ों सालों से विरोध झेलता है, और शायद विरोध कहना गलत होगा, सैकड़ों सालों से प्रहार झेलता है। इन सैकड़ों सालों में ना जाने कितने आक्रमणकारी आए और इसे समाप्त करना चाहा। इन सैकड़ों सालों में ना जाने कितने सभ्यताएं जड़ से समाप्त हो गई, पर कोई इसके जड़े तक नहीं हिला सका। ब्राह्मणवाद, जी ब्राह्मणवाद। पता नहीं ये इंसानों की कौन सी फितरत होती है कि जिस डाली पे बैठे होते हैं सबसे पहले उसी को काटते हैं। किस ब्राह्मणवाद को समाप्त करना चाहते हैं आप? किस ब्राह्मण को और किस ब्रह्म को? आपके अंदर जो चेतना है वही तो ब्रह्म है। सत्य को अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना, यही तो ब्रह्म है। धर्म का ज्ञान होना और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना, यही तो ब्रह्म है। और मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद कोई जाति से संबंधित चीज नहीं है, बल्कि इंसानों की अध्यात्म जगत में एक ऐसी सूक्ष्म खोज है जो हमें ब्रह्मांड की उस कॉस्मिक एनर्जी से शायद जोड़ती है, या फिर यूं कहें कि ब्रह्मांड की उस शक्ति से जोड़ती है जो कण कण में विराजमान है। आप खुद सोचो कि हमारे पूर्वज को हजारों सालों से पता था कि पृथ्वी गोल है, हमारा सौर मंडल कैसा दिखता है, जबकि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम 100-200 साल पहले ये सब जान पाए हैं। बगैर कोई उन्नत तकनीक के मदद से इतने सूक्ष्म शरीर के साथ कोई कैसे जान सकता है, कोई पृथ्वी के बाहर जाके कैसे देख सकता है कि पृथ्वी गोल है या सौर मंडल कैसा दिखता है? मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कोई भी हासिल कर सकता है। इस पे किसी जाति या समुदाय का एक छत्र राज नहीं है। हेलो, मैं प्रेम सागर और इंडस ई लॉजिकल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ब्राह्मणवाद के इस प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सर है। हालांकि पंकज सर के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि सर वैसे प्रोफेशन वाइज टीचर हैं और
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने का काफी अच्छा अनुभव रहा है। अपने जमाने के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑल इंडिया टॉपर भी रह चुके हैं, और सबसे खास बात कि सर मुद्दों के ऊपर काफी पैनी नजर बना के रखते हैं। तो चलिए आज ब्राह्मणवाद के ऊपर सर से बातें करते हैं, जानते हैं कि उनका मत क्या है। सर इस शो पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका। और जैसा कि सर आज का जो विषय है वो है ब्राह्मणवाद, लेकिन सर इस विषय पे सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद, सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद है ना? जी बिल्कुल। तो सर इस विषय पे जाने से पहले सर, मैं पिछले पॉडकास्ट पे हमने एक बात किया था कि अगर आरक्षण 100% हो जाए तो क्या होगा। तो इससे सर मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो सर क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल इसी राह पे है, वो 14% आरक्षण को बढ़ा करके 27% करने की मांग कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी अब वो जब बढ़ाएंगे 14% 27% करेंगे तो आरक्षण सर 73% तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये एक मामला भी कोर्ट में है, तो इसके ऊपर कुछ सर टिप्पणी करेंगे आप? देखिए इसमें क्या है ना जी, मोहन यादव जी जो हैं जी, वो बेचारे बलि का बकरा बन गए हैं, कैसे सर? स्केपगोट हो गए हैं वो। अच्छा, इसमें उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये मैटर 2.5-3 दशक से चल रहा है। 6 साल से तो ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कमलनाथ जी के टाइम से। जी, और अभी जो रिक्रूटमेंट वहां हो रही है 6 साल से, वो 87-13 पे हो रही है। मतलब जो 13% बढ़ना है जी, तो उसको होल्ड पे रखा जा रहा है। अच्छा सर, 87% सीट ही भरे जा रहे हैं। हालांकि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो डिसीजन आए उसके बाद कुछ अमल होना चाहिए। तो ये होल्ड पे रखने से भी बैकलॉग भी सीट होता है, तो ये भी ठीक नहीं है। एक तो मोहन यादव जी बड़े भले व्यक्ति हैं, मतलब राजनीति में कुछ जो नायाब लोग कभी कभी आते हैं ना, जी, उनमें से हैं ये। और ये डॉक्टर मोहन यादव सही वाले पीएचडी हैं, सही वाले बोले तो सर? मतलब रिसर्च करके बाकायदा। Okay. ये नहीं कि ऑनररी कहीं से मिल गई जी, या किसी दूसरे का पेपर आपके बदले किसी और ने कर दिया। मतलब सही वाले पीएचडी हैं, सही वाले डॉक्टर मोहन यादव हैं ये। ठीक है सर। और बिल्कुल नीचे से ऊपर आए हैं, पूरा सफर तय किया है छात्र राजनीति से लेकर के। और बड़े ईमानदार हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने समझा है। स्वच्छ छवि के हैं, बहुत ईमानदार हैं। और परिवार भी सत्ता का दुरुपयोग तो छोड़िए, उपयोग भी नहीं कर पाता है। फैमिली भी इनकी बिल्कुल सीएम हाउस में साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, और पहले भी जिस जिस पद पर रहे तो सरकारी आवास में यही रहे हैं, परिवार ने। तो बड़े नायाब व्यक्ति हैं ये। अब इसमें समस्या कहां हुई है ना, देखिए जैसा हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट किया था आरक्षण पे, जी, तो बताया था कि शुरू में वही 22.5% SC/ST की हुई थी। हाँ, फिर मंडल के बाद 27% ओबीसी का भी हुआ। सबने करीब करीब यही किया जी, और खास करके जहां ओबीसी की आबादी है, अब उत्तराखंड वगैरह में तो नहीं है 27% हो सकता, क्योंकि वहां तो 2 ही कास्ट मिलकर के अब 50 हो जाते हैं, ब्राह्मण राजपूत ही मिलकर के। बाकी सब जगह तो 27 हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 93 से 2003 तक, 10 साल। तो 94 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग SC/ST OBC आरक्षण एक्ट। तो उन्होंने 13% SC, 20% ST और 14% OBC, मतलब OBC को देने की नियति ही 14% थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आप ये समझो कि ठीक है, अगर उस समय मुस्लिम जनरल में भी रहे होंगे, बाद में तो 38 कास्ट को वहां कर दिया गया, मुस्लिम को ओबीसी में, तो भी मुस्लिम की ओबीसी की आबादी तो 40% से ज्यादा हर हाल में रही होगी। ठीक है, 27% मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया है, सब जगह 27 हुआ है, उनको आपने 14 ही दिया है, तो गलत तो हुआ ही है, गलत वहीं पर हो गया है जी, फिर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने 96-97 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसको आप 27% कीजिए। तो इन्होंने फिर एक नया बिल भेज दिया 27% ओबीसी के लिए प्रेसिडेंट के पास। 2000-2001 में राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन नहीं किया, उसको डिक्लाइन कर दिया, वही इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देकर के कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन है। जी, ठीक है, तब इन्होंने 2002 के अप्रैल में फिर एक नया एक्ट पास किया
अब एससी की 13 से बढ़ा करके 16 कर दी। 50% की जो सीलिंग थी तो 50% में पहुंचाया जी। तो उस समय भी तो ये 14 को 17 कम से कम कर सकते थे ओबीसी की। हाँ। देने की नियत ही नहीं थी। और जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ओबीसी की अनदेखी कांग्रेस की कोर कॉम्पिटेंसी थी। ठीक है, तो उसको बढ़ा के इन्होंने 13 को 16 कर दिया, एसटी का 20 और इनका 14 ही रहने दिया तो 50% हो गए। फिर राष्ट्रपति महोदय बदले तो इन्होंने फिर एक ट्राई लिया। नवंबर 2002 में नए वाले राष्ट्रपति साहब के पास भी भेजा, वहां से भी अफर्मेटिव नहीं आया, नॉड नहीं आया कि हाँ ठीक है आप इसको करिए। और दोनों राष्ट्रपति जो थे वो दोनों में से कोई भी सवर्ण नहीं थे। ओके। नहीं तो एक नई तरह की बात उठती। बिल्कुल सर। और दोनों काफी पढ़े लिखे, बिग अचीवर रहे हैं। राष्ट्रपति बनना ही अपने आप में अचीवमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी पहले से दोनों बिग अचीवर थे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैटर तभी से लटका हुआ है। अब आप समझिए, अब आरक्षण वो चीज है, वो चक्रव्यूह है जो हमने आपको बताया ही था कि एक बार जिसको मिल गया इससे फिर तो निकलना मुश्किल है। अब एक बार आपने एससी एसटी को 36 कर दिया 22.5 की जगह, अब आप इसको वापस घटा नहीं सकते। डेफिनेटली सर। नहीं तो हो जाएगा कि ये तो दलित विरोधी सरकार है जी। ठीक है, और वो भी घटने नहीं देंगे। ऐसे कितना भी बदली हुई परिस्थिति में लोग कहे कि हम सभी बहुजन हैं, लेकिन जब बदलने की बात होगी बदलने नहीं देंगे। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि 2-2% तीनों का घटा दीजिए, एससी का भी 2, एसटी का भी 2, ईडब्ल्यूएस का भी, इनको 14 को इनको 20 कर दीजिए, क्योंकि इनके साथ गलत तो हुआ है, ये हुआ ही है जी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि चलो आप 27 भी कर दोगे, 73 भी कर दोगे, तो उससे क्या किसको फायदा होगा? जो हम लोगों ने बात कर रखी है, डेफिनेटली सर, जो आगे बढ़े हुए हैं उन्हीं को फायदा होगा, उन्हीं को फायदा होगा। क्योंकि मंडल कमीशन की लिमिटेशन हम लोगों ने, मंडल कमीशन का सामाजिक न्याय हम लोगों ने देख लिया, उसकी एक सीमा है। मंडल कमीशन क्या करता है? ब्लैंकेट पूरे ओबीसी को आप एक जगह करके 27% की बात करता है जी। तो उसमें तो जो आगे बढ़े हुए हैं उनको ही मिलेगा। मंडल कमीशन क्या कर सकता है? मंडल कमीशन का 3.5 दशक का एंड रिजल्ट क्या है कि 25% ओबीसी जातियों को 97% नौकरियां हैं, 75% ओबीसी जातियों को 3% नौकरी। ठीक है जी। मंडल कमीशन क्या कर सकता है? 10 जाति को 25% नौकरी है, ठीक है ना, और 983 जाति की बोहनी भी नहीं है, जो हम लोग बात कर ही चुके हैं। बिल्कुल सर, कर चुके हैं ना 983 जाति को। तो या तो आप इस 10 जाति को जनरल में लाएंगे, ठीक है, हाँ। तो अपने आप चर्निंग होगा डेफिनेटली सर। और दूसरा नहीं तो फिर जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी हुई है जुलाई 2023 से, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। जो उन्होंने 4 वर्ग में विभाजित करने के लिए कहा है, पिछड़ा और पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबसे पिछड़ा, और 10%, 9%, 6%, 2%, ये तो एक इश्यू है, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं एक बात और बोल दूं, जैसे यहां पे मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, वैसे छत्तीसगढ़ में आज तक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, तो वहां की भी कांग्रेस सरकार ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं दी थी, वहां ईडब्ल्यूएस नहीं चल रहा है अभी तक। ओके। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छा, 73% आपने कर दिया, मैं तो जनरल, और आप फिर कहते हो कि सबको तो हो ही गया, ओबीसी को हो गए, एससी एसटी को हो गए, ईडब्ल्यूएस को हो गए। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं जनरल हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, पर मेरे फादर किसान थे, उनके पास जमीन है, तो अब तो मैं ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आ रहा हूं। बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? मैं ओबीसी हूं, मैंने मेहनत किया, मैंने टैक्सी चलाई, टैक्सी चलाते चलाते मैंने एक टैक्सी को 3 टैक्सी कर दिया, 2 अब मैं भाड़े पे चलवाता हूं। मैं साल का 8 लाख से ज्यादा कमाना चाहता हूं, पर मेरा बेटा जो है वो नहीं चलाना चाहता टैक्सी, ना चलवाना चाहता है, वो कलेक्टर बनना चाहता है। फिर कैसे करेंगे? तो समस्याएं बड़ी भीषण है, लेकिन ये वाला जो एपिसोड है
इसमें मोहन यादव जी की कोई भूमिका नहीं है, डॉक्टर मोहन यादव जी की। और इसमें वो बलि का बकरा बन गया है। और अच्छा। ओबीसी के साथ तो गलत ये हुआ ही है। बस यही है, ये पूरा प्रकरण है वो यही है। मुद्दे पे लौटते हैं। आज जैसा कि हमारा विषय है ब्राह्मणवाद, तो सर सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि ब्राह्मणवाद आखिर है क्या? मुझे भी नहीं पता किसको ब्राह्मणवाद लोग कहते हैं। सर आजकल तो बीसीसीआई को भी ब्राह्मण क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया कहने लग गए हैं। अच्छा, मैं समझ गया जी। क्या है ना, इसका मतलब अगर एक ही समाज के लोग भर जाएं, हाँ, सक्सेसफुल हो जाएं जी, और अगर वो ब्राह्मण समाज के हैं तो वो मतलब ब्राह्मणवाद हो गया। हाँ। टैलेंट उनके, मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है जो आपने जी। ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल ऑफ मुझे इंडिया तो कहा पता ही था। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो उस हिसाब से मुझे यही समझ में आ रहा है। जी। देखिए क्या है ना, ये बड़ा आसान है ब्राह्मण को, बनिया को और राजपूत को भला बुरा कहना बड़ा आसान है और एक फैशन सा चल गया। आप समझिए कि ट्रंप के जो एड है पीटर नवारो जी, उन्होंने कह दिया कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए खरीद रहा है कि ब्राह्मण को फायदा होगा। उन तक भी ये ब्राह्मण 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 पहुंची होगी किसी तरह से जी, है ना, तो वो भी हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे। अच्छा देखिए, जब ब्राह्मण को भला बुरा कहा जाता है ना, तो एक बार तो चलो मुझे समझ में आता है, बहुत बरगलाया गया है लोगों को ब्राह्मण के खिलाफ, बिल्कुल सर। तो मैं समझ ले, एक बार मुझे समझ में आता है, हम्म। ठीक है ना। अब आप ऐसे ही समझो, किसी भी विद्यार्थी से या छोटा बच्चा भी, कोई 8 साल 10 साल का हो, जो घटना 80 साल पहले भी घट चुकी है, उससे अगर आप पूछ दो ना कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और किस जाति के थे, वो बता देगा, ठीक है। अगर उससे आप पूछ दो कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी, राजीव गांधी की किसने की थी, बेअंत सिंह की किसने की थी, तो वो शायद नहीं नाम बता पाए। अच्छा। और जाति भी नहीं बता पाए। बेअंत सिंह, इंदिरा गांधी को छलनी छलनी गोलियों से कर दिया गया था। हाँ, बहुत लोग को वो नाम शायद नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सर। और जाति नहीं बता पाएंगे, है ना। राजीव गांधी का भी नाम शायद नहीं बता पाए लोग, जाति नहीं बता पाए। बेअंत सिंह, 17 लोग मारे गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 17 लोग और मारे गए थे उनके साथ, 3 तो कमांडो थे, नहीं बता पाएगा कोई नाम, ठीक है। कई तो मिस्ट्री ही बन के रह गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या लाल बहादुर शास्त्री जी, या ललित नारायण मिश्रा, कई तो मिस्ट्री ही बनकर रह गए। और आप देखो, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, तो सिख राइट, एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में जी, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था। लेकिन आज भी कभी ना कभी वो मुद्दा उठ के आता है सर, आता है। जी। जब गांधी जी की हत्या हुई थी ना, तो ऐसे ही पुणे में एंटी ब्राह्मण राइट्स हुए थे, काफी ब्राह्मण वैसे हजारों की संख्या में मारे गए थे, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अब आप समझो, देश के करंट पीएम की हत्या हो रही है, अभी हो रही है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, या इसके ठीक पहले जो पीएम थे 4 महीना बाद, इलेक्शन के बाद फिर बनने वाले हैं, उनकी हत्या हो रही है। उसका नाम नहीं पता है, 80 साल पहले नाम भी पता है, जाति भी पता है। तो सोचो किस तरह से लोगों को किया गया है ना। बिल्कुल सर। और हर बात में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को लोग भला बुरा कहते हैं ना, तो एक बार तो मैं समझ पाता हूं, बनिया को भी करते हैं ना, तो मैं समझ पाता हूं कि व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तो मानव की ये टेंडेंसी है, कोई आगे बढ़ेगा, कोई अच्छा करेगा तो थोड़ी सी जिलेसाई होगी, ईर्ष्या होगी। हाँ जी। लेकिन जब कोई राजपूत को, क्षत्रिय को भला बुरा बोलते हैं ना, नॉट एज अ इंडिविजुअल बट क्षत्रिय एज अ ग्रुप, एज अ कास्ट, तब ये बात बड़ी सोचने वाली हो जाती है ना। तब लगता है कि कितना नैतिक पतन हो गया। बिल्कुल सर, है ना। आंख की पानी पूरी खत्म हो रही है। आप बताओ, जिनका जन्म ही होता था मरने के लिए, आपकी रक्षा में
मरने के लिए। प्राण गवाएंगे। 16-17 साल के बच्चों को माताएं तिलक लगाकर भेजती थी तलवार देकर कि जाना युद्ध में, जीत कर आना या मर कर आना, है ना। क्षत्रिय जीत कर ही आते थे या मर कर आते थे। मुगल की जो फाइटिंग वॉरफेयर नीति थी वो अलग थी। वो जब कमजोर पड़ने लगते थे तो वापस चले जाते थे, फिर रिन्यूड फोर्स के साथ आते थे। जी बिल्कुल। क्षत्रिय में ऐसा नहीं था। करीब 50,000 तो जौहर किया छतरानियों ने। डॉक्यूमेंटेड है ये सब, बिल्कुल सर। ये व्हाट्सएप की बातें नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है ना। जी जी। अब आप समझिए, लास्ट जो कास्ट सेंसस हुई थी 1931 में, तो राजपूत की पॉपुलेशन करीब 86 लाख थी और भारत की पॉपुलेशन 30 करोड़ के आसपास। ये जौहर जो हुए थे ये 1303 में हुए थे और उसी आसपास। तो तब भारत की आबादी 8 करोड़ रही होगी, तो राजपूत की आबादी रही होगी 20-22 लाख। 22 लाख में 50 लाख जननी ने, जिनको जननी है ना वो लेडी जो, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। 50,000 जननी ने जौहर कर लिया। युद्ध में तो मारे गए, सो अलग। अब उनको आप कहते हो कि आबादी, हिस्सेदारी, कहां कहां जा रहे हैं हम लोग, है ना। राजपूत को भला बुरा बोलना सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिक्स चलती रहे या ऐसे ही समझाया जा रहा है, तो आप सोचो आपको हम लोग कहां जा रहे हैं। अब आते हैं मूल प्रश्न में, जो आपने कहा ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जी, तो इस पे मैं थोड़ा आपका टाइम भी लूंगा, डेफिनेटली सर। क्योंकि एक तो क्रिकेट ने भी हमारे जीवन का 2 दशक लिया है पूरी तरह से। बिल्कुल। अर्ली 80s से लेकर के, अर्ली 80s मिड 80s से लेकर के पूरा अर्ली 2000 मिड 2000 तक मेरे जीवन का 20 साल क्रिकेट ने पूरी तरह से ले लिया है ना। ये ब्राह्मणवाद कौन कर रहा है फिर? अगर भारत के टेस्ट मैच में टॉप 3 रन गेटर और टॉप 3 सेंचुरी मेकर तेंदुलकर, द्रविड़ और गावस्कर हैं, तो ये क्या वर्ल्ड के सारे बॉलर ने मिलकर ब्राह्मणवाद किया कि नहीं हम तो ब्राह्मण से ही रन बनवाएंगे? टॉप 2 टेस्ट विकेट टेकर इंडिया के कुंबले और अश्विन हैं, तो वर्ल्ड के सारे बैट्समैन एक तरफ हो गए कि नहीं भैया थोड़ा ब्राह्मणवाद कराया जाए। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्का है, सबसे ज्यादा। क्या जानबूझ के उनको लूज बॉल डाली जा रही थी कि छक्का मारो भाई, ब्राह्मणवाद तो करना है हमको? 3 वनडे में डबल सेंचुरी है उनके, किसी के 2 भी नहीं है। जब हैंडफुल ऑफ डबल सेंचुरी थे ना वनडे में, 10 भी नहीं थे टोटल वर्ल्ड में, तो रोहित शर्मा के 3 थे। 5 वनडे में, 5 T20 में सेंचुरी है। और इंसान ना ये अपनी सुविधाओं के लिए बनाता है। जब अजहरुद्दीन ने डेब्यू किया था ना जी, तो पहले सीरीज दूसरे तरह से होती थी, लंबी लंबी सीरीज होती थी, बीच में कई सारे 3 डे मैच, बोर्ड प्रेसिडेंट से मैच, 4 डे मैच। तो एक मैच बीच में हुआ था अंडर 22 या अंडर 25 से हुआ था इंग्लैंड का, 2 टेस्ट मैच के बाद। 2 टेस्ट पहले हो गए, फिर ये हुआ। शास्त्री कैप्टन थे, तो उसमें अजहर ने, इंडिया ने इनिंग डिफीट जीता था। मतलब जो भी टीम रही होगी अंडर 22 या बोर्ड प्रेसिडेंट या अंडर 25, जो भी टीम रही होगी शास्त्री के लीडरशिप में, उसने इनिंग डिफीट इंग्लैंड को हरा दिया था। बिल्कुल 3 डे मैच, ठीक है। उसमें अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मारा था और एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होते थे माधवन, माधवन ने भी सेंचुरी मारा था। ज्यादा चांस थी सिलेक्ट होने की माधवन की। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो माधवन सिलेक्ट हो जाते तो ब्राह्मणवाद हो जाता, यही लोग कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, माधवन सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? जोन देखा गया। फिर माधवन ना तमिलनाडु जोन से थे, तमिलनाडु से थे। तमिलनाडु के ऑलरेडी 2 प्लेयर थे, श्रीकांत और लक्ष्मण शिवरामा कृष्ण। तो हैदराबाद के अजहरुद्दीन आ गया। ठीक है, अभी रोहित शर्मा को जो कप्तानी से हटाया गया, वर्ल्ड कप में T20 से तो उन्होंने सन्यासी ले लिया, इसलिए उस बात को आप छोड़ दो कि वो अनडिफिटेड जीता था इंडिया वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। 11 में वर्ल्ड कप में इंडिया ने 10 मैच जीते। 2023 में जो मैच वर्ल्ड कप हुआ, 11 मैच में 10 मैच,
और सभी एक तरफा, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया अनडिफीटेड जीती। तो एज अ कैप्टन ये परफॉर्मेंस है, और एज अ बैट्समैन भी नायाब परफॉर्मेंस था। अब आप समझो कि रोहित शर्मा किसी और कास्ट के होते और गिल ब्राह्मण होते, क्या बात हो रही होती? ब्राह्मणवाद हो गया, यही हो रही होती ना, ब्राह्मणवाद हो गया। अच्छा, रोहित शर्मा को हटाने वाले कौन? अजीत अगरकर, गौतम गंभीर जी, दोनों ब्राह्मण। इंसान अपनी सुविधाओं के हिसाब से ऐसा करता है। भारत जो वर्ल्ड कप जीती थी 83 की, तो प्लेइंग 11 में 6 ब्राह्मण थे। तो क्या सारी टीम ने मिलकर के भारत को वर्ल्ड कप केवल इसलिए जिता दिया कि ब्राह्मणवाद करना है? और 83 के वर्ल्ड कप के 2 साल बाद एक और इवेंट हुई थी इसी तरह की, बिल्कुल वर्ल्ड कप की तरह। वर्ल्ड कप ही थी एक तरह से, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर आईसीसी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, इसलिए इसको वर्ल्ड सीरीज बोला गया, बेंसन एनर्जीज, मतलब वर्ल्ड कप नहीं। उसमें भी भारत अनडिफीटेड जीता था। वो जो विक्ट्री थी ना, उसमें तो 8 थे प्लेइंग 11 में ब्राह्मण, 8 अनडिफीटेड, और कन्विंसिंग विक्ट्री। पहला मैच केवल पाकिस्तान से जब इंडिया चेस कर रही थी, तो शुरू में इमरान खान ने 3 विकेट ले लिए थे, बाद में तो वो भी कन्विंसिंग हो गई। फिर तो 93 पे अजहर नॉट आउट रह गए, 54 पे गावस्कर, तो आराम से इंडिया जीत गई मैच। लेकिन उसी में एक जगह ट्रबल हुई थी उसी मैच में, और वो जो था ना, वर्ल्ड कप से देखो तो बड़ी विक्ट्री थी वो। ज्यादा कठिन था। क्यों कठिन था, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इंडिया को थोड़ा सूट कर रहा था, क्योंकि इंडिया तो टेस्ट मैच उस समय टेस्ट मैच का ही दौर था। बिल्कुल। तो 60 ओवर्स के गेम थे, ये 50 ओवर का गेम था, प्लस वर्ल्ड कप रेड बॉल क्रिकेट था। डे मैच जो इंडिया खेलती थी, ये डे नाइट क्रिकेट था, कलर ड्रेस, व्हाइट बॉल। इंडिया में तो एक लाल बहादुर शास्त्री केवल स्टेडियम थे डे नाइट की, और केवल एक ही मैच हुआ था इंटरनेशनल, जस्ट उसके जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडिया इस खेलने की आदी भी नहीं थी, और फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। लेकिन इसमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना ज्यादा कठिन था 83 के। ये वही, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसमें शास्त्री को ऑडी मिला था। अच्छा, मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसमें ज्यादा कठिन था। क्यों कठिन? इसलिए था कि जो पूल सिस्टम थी ना, तो इसमें एक पूल में इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो मतलब 4 में कोई 2 पहुंचना था। 83 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया की पूल थी ना, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जिनको दर्जा भी नहीं प्राप्त था, तो उसमें 3 में ही 2 पहुंचना था, है ना? ये ज्यादा कठिन था। तो क्या ये सब ब्राह्मणवाद हो रहा था? अभी आपको पता है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15-20 दिन पहले तक इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, T20 में जी, बेस्ट बॉलर, नंबर 1 रैंक बॉलर, नंबर 1 रैंक ऑलराउंडर और नंबर 1 रैंक बैट्समैन, तीनों ब्राह्मण थे। वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि तीनों किसी एक ही जगह के हैं कि वहीं क्रिकेट ज्यादा हो रहा है। एक हिमाचल का, एक गुजरात का, एक बंगाल का, ठीक है। जब राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण इतिहास लिख रहे थे, पहले कलकत्ता में 2001 में और फिर एडिलेड में 2004 में, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या ब्राह्मणवाद कर रही थी कि इन 2 प्लेयर को आउट ही नहीं करेंगे, एकदम जीती हुई मैच हार जाएंगे, सीरीज हार जाएंगे, है ना? जिसको ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि फाइनल फ्रंटियर है मेरा ये, इंडिया में सीरीज जीतना, और नहीं जीतने दिया इन लोगों ने। तो क्या ब्राह्मणवाद हो रही थी? 18 आईपीएल हुए हैं ना, 18 आईपीएल में 3 तो चलो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रहे थे, शेन वॉर्न, एक बार गिलक्रिस्ट और एक बार डेविड वार्नर 2016 में। 15 जो इंडियन कैप्टन ने आईपीएल उठाया है, तो 5 बार रोहित शर्मा, 2 बार गौतम गंभीर, एक श्रेयस अय्यर और एक हार्दिक पांड्या। तो दुनिया भर के सारे प्लेयर क्या ब्राह्मणवाद करते हैं कि ऐसा खेलेंगे कि 2 महीने के बाद जब आईपीएल कंक्लूड होगा तो ट्रॉफी ब्राह्मण उठा लेगा। 2018 तक ना ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एशियन टीम टेस्ट सीरीज जीत कर नहीं आ पाई थी।
जितना छोड़ दीजिए, करारी हार हार के आती थी, और कमोबेश स्थिति आज भी वही है। लेकिन 2018 और 20 में इंडिया जीत गई, और इंस्ट्रूमेंटल कौन थे जिताने वाले? चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत। क्या बाकी सारे एशियन टीम इसलिए नहीं जीत रही थी कि नहीं ब्राह्मणवाद करना है, या ऑस्ट्रेलिया भी जान के हार गई कि ब्राह्मणवाद करना है? जी बिल्कुल, है ना। भारत का कोई भी विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी नहीं मार पाता था, कोई भी। ऋषभ पंत के अकेले 5 इंग्लैंड में हो गए। ये कह देना कि ये ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, बड़ा आसान है। खेल में ये सब नहीं होता है। स्पोर्ट्स इज अ क्रूएल गेम, बहुत क्रूएल गेम है। मुझे तो याद है कि 2021 में न्यूजीलैंड इंडिया में टेस्ट खेलने आई थी कानपुर में, तो लास्ट विकेट में फेडिंग लाइट में टर्निंग ट्रैक पे आखिरी विकेट में 1.5 घंटा तक खेल करके टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने ड्रॉ करा दिया था। ड्रॉ कराने वाले 2 प्लेयर कौन थे? एक कर्नाटका का ब्राह्मण लचिन रविंद्र, और एक गुजरात का पाटीदार एजाज पटेल। इंग्लैंड जो वनडे की वर्ल्ड कप जीती न्यूजीलैंड के खिलाफ, कौन जिताया? न्यूजीलैंड ही का प्लेयर बेन स्टोक्स। केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका के हैं, पहली सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही खेली इंग्लैंड की तरफ से, फर्स्ट ही सीरीज में 300 वनडे में। खेल में ये सब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, क्रूएल गेम है ना। आप उसको क्या कहेंगे? अजय शर्मा, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका 70 का एवरेज था कई साल तक, 15-20 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 70 की औसत रही, केवल एक टेस्ट खेल पाए, 53 रन बनाया था। तो उसको कहेंगे क्या कि ब्राह्मण था इसलिए नहीं चुना उसको? 11 ही प्लेयर खेलेगा ना, क्या कर सकते हैं? उपाय नहीं है। पद्माकर शिवालकर 589 फर्स्ट क्लास विकेट है, डेब्यू ही नहीं हो पाया। इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा जो विकेट लिए हैं ना, सारे प्लेयर को आप रख लो, अश्विन को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ, तो उन सारे ने मिलकर 2 सेंचुरी बनाया है, अश्विन के अकेले 6 हैं। मतलब क्या कहा जाए? मैंने तो आपसे कहा था कि क्रिकेट पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि इसने भी मेरा 2 दशक टाइम ले, और आपने स्टार्ट भी वहीं से कर दिया जी, है ना जी। तो सुन के भी मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया लोग कहते हैं। अच्छा, ये तो जेंट्स क्रिकेट की बात हो गई, हाँ, ठीक है। लेडीज में मिताली राज जो है ना, यंगेस्ट क्रिकेटर थी फीमेल जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाया था, और वो भी कहां? इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे ज्यादा वुमेन्स ओडीआई में उनका रन है 50 के औसत से, 7,000 से ज्यादा रन है। और झूलन गोस्वामी का सबसे ज्यादा वुमेन्स ओडीआई में विकेट है, 255। क्या लेडीज लोग ने भी ब्राह्मणवाद किया? फिर लेडीज लोग ने भी किया क्या? जी। और अंग्रेज लोग कहते थे कि ये लोग क्रिकेट इसलिए अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो टीम गेम है, ठीक है। तो अब आते हैं अदर स्पोर्ट्स पे। आपको चेस में नंबर 1 करने वाला बिल्कुल जरूर, विश्वनाथन आनंद। जैसे विंबलडन होता है ना टेनिस में, वैसे ही ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन होता है बैडमिंटन में, उसमें नंबर 1 करने वाला, चैंपियनशिप जीतने वाला प्रकाश पादुकोण जी। दीपिका पादुकोण है ना जी, उनके फादर, ठीक है। पहली ओलंपिक मेडल लाने वाली फीमेल कर्णम मल्लेश्वरी। क्या सारे ऑस्ट्रेलिया में लिया था 2000 के ओलंपिक में? तो क्या सब लोगों ने जानबूझ के नहीं वेट उठाया कि नहीं हमको तो ब्राह्मणवाद करना है, फीमेल को देना है भाई, तो पहले एक ब्राह्मण को दे दिया जाए ताकि ब्राह्मणवाद हो जाए? आप विश्वास करोगे, फादर सन की जोड़ी थी, रामानाथन कृष्णन और उनके बेटे रमेश कृष्णन। रामानाथन कृष्णन लॉन टेनिस में रैंकिंग उनका नंबर 3 था। आप विश्वास करोगे कि ऐसा एक टेनिस प्लेयर भी इंडिया में आया था जिसके रैंकिंग 3 थी। 2 बार विंबलडन सेमीफाइनल खेले थे वो। उनके बेटा रमेश कृष्णन जूनियर में रैंकिंग 1 था, जूनियर विंबलडन जीता, जूनियर फ्रेंच ओपन जीता। क्या सब ब्राह्मणवाद हो रहा था?
ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सर। अब अदर आते हैं, क्रिकेट बहुत हो गया है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, और कंपनियां मतलब इतनी बड़ी होती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, कई कई देश की पूरी जीडीपी से बड़ी होती है। जैसे अभी लास्ट मंथ क्या हुआ था ना, एनवीडिया जो है, एनवीडिया के शेयर प्राइस एक दिन में 14% क्रैश हो गए थे। जो टीसीएस है ना, भारत की थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है इंडिया की, आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी है जी। तो एक टीसीएस पूरा साफ हो गया था। 14% जो उनका क्रैश हुआ, मतलब एक टीसीएस के बराबर था। मतलब टीसीएस के 7 गुना के बराबर कंपनी रहती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी क्या ब्राह्मणवाद करती है? यूट्यूब अपना सीईओ बनाती है नील मोहन को, गूगल बनाती है सुंदर पिचाई को, माइक्रोसॉफ्ट बनाती है सत्य नडेला को, पेप्सी इंदिरा नूई को बनाते हैं, अडोब के सीईओ जो हैं। तो क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ब्राह्मणवाद करती है? हमको हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको तो ब्राह्मणवाद करना है। बिल्कुल सही, सोचने वाली बात है। अभी ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक परप्लेक्सिटी एआई करके है, 23 साल के कोई हैं, उनके क्या नाम है, अरविंद श्रीनिवास जी। यंगेस्ट इंडियन अरबपति हैं वो टेस्ला वाले कौन है, उसने उनके एलन मस्क, बड़ी तारीफ की उन्होंने उसकी। तो क्या ये ब्राह्मणवाद हो रहा है? 2017 में फर्स्ट नॉन पारसी चेयरमैन थे टाटा ग्रुप्स के, एन चंद्रशेखरन जी। और टाटा ग्रुप इतनी बड़ी ग्रुप है ना कि अगर सबको एक साथ लिस्ट कर देते आप, उनके तो कई लिस्टेड है ना, सबको अगर आप एक साथ लिस्ट कर दो तो भारत की कोई कंपनी टिकेगी ही नहीं। डेफिनेटली सर। कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा। हिस्सा ही नहीं रहेगा। और मैंने नॉन पारसी बोला है तो मतलब किसी कारण से बोला है कि आप ये मान लो कि फैमिली से बाहर। अच्छा। तो क्या टाटा भी यही इंतजार कर रहे थे कि यार एक दिन ब्राह्मणवाद तो करेंगे यार, अभी तो हम लोग बनेंगे अपने घर परिवार में बनेंगे, लेकिन एक दिन तो हम लोग 2017 में ब्राह्मणवाद तो करना है हम लोगों को। 13 जो इंडिया में नोबेल प्राइज आए हैं, 13 में 7 ब्राह्मण को मिला। और मैं ये 13 में सब जोड़ रहा हूं, इंडियन ओरिजिन इंक्लूडिंग मदर टेरेसा, भारत के ओरिजिन वाले या जिन्होंने भारत में काम किया, तो 12 या 13 नोबेल प्राइज मिले हैं, उसमें 7 जो है ब्राह्मण को मिले हैं। और लिटरेचर से लेकर के, इकोनॉमिक्स से लेकर के, केमिस्ट्री से लेकर के, फिजिक्स, पीस। 2013 में जो रविंद्रनाथ 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था, टैगोर जी को नोबेल प्राइज जी, फर्स्ट इंडियन थे वो, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। स्वीडन देती है नोबेल कमेटी, तो क्या वो लोग भी सब यूरोप में इसलिए दिए जा रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पहले ब्राह्मणवाद करेंगे तभी यूरोप के बाहर देंगे। ऑस्कर वाले जो एकेडमी अवार्ड्स देते हैं, ऑस्कर, पहला ऑस्कर दिया उन्होंने भानु अथैया को दिया। क्या वहां भी ब्राह्मणवाद हो गई? वहां भी ब्राह्मणवाद हो गई। बुकर प्राइज लिटरेचर की इंग्लिश की सबसे बड़ी प्राइज होती है जी, पहला वीएस नायपॉल को दिया, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद किया। और यहीं पे नहीं माने, उन्होंने कहा कि अब तो फीमेल में भी करेंगे, तो पहली फीमेल जिसको दिया इंडिया में तो अरुंधति रॉय को दिया। क्या ये सब ब्राह्मणवाद हो रहा है? अंतरिक्ष में भेज रहे हैं राकेश शर्मा, शुभम शुक्ला, तो नासा भी ब्राह्मणवाद कर रहा है। नहीं, बात सही है कि नहीं, आप बताओ। नासा भी क्या ब्राह्मणवाद कर रहा है? आजकल तो ये मुद्दे उछल भी रहे थे सर। अंग्रेज जो बहुत चिढ़ते थे, हाँ मुद्दे तो उछल रहे थे कि एसटी को क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों नहीं भेजा। ये तो एक अलग तमाशा ही है ये। अब क्या करोगे आप इसमें? कहा था मैं, क्या कह रहा था? अंग्रेज, हाँ जी, भारत से बहुत चिढ़ते थे, ठीक है, फिर भी कई लोगों को उनको नाइटहुड देनी पड़ी थी। एस राधा कृष्णन को दिया था। ब्राह्मण से चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना चिढ़ते थे मतलब फिर भी उनको कई लोगों को नाइटहुड देनी पड़ी थी। एस राधा कृष्णन को देनी पड़ी थी,
बी.एन. राव साहब को देनी पड़ी थी। बी.एन. राव साहब ने इतना काम किया है, भारत के संविधान के लिए जो किया है वो तो किया ही है, बर्मा के संविधान के लिए किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट थे वो, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट थे, आईसीएस थे, मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट उन्होंने कंप्लीट किया था, चीफ जस्टिस थे बंगाल हाई कोर्ट में। उन्होंने इतना काम किया है, उनको भी दिया था उन्होंने। और एक एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है, उन्होंने भी इतना काम किया है कि एक आदमी अपने जीवन में कितना काम नहीं कर सकता है, और ऐसे ऐसे पेटेंट कराए उन्होंने अपने नाम पे। 15 सितंबर को आप यहां पे भी बेली रोड के आगे शायद ना विश्वेश्वरैया भवन है, आर ब्लॉक के पास सर। हाँ, आर ब्लॉक के पास। 15 सितंबर को भारत में, श्रीलंका में और तंजानिया में उनके नाम पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो श्रीलंका ने भी और तंजानिया ने भी भयंकर ब्राह्मणवाद किया मिल करके, है ना। भारत की जो पहली हार्ट ट्रांसप्लांट हुई थी ना भारत में जी, उसको एम वेणुगोपाल साहब ने किया था, और उनको असिस्ट भी किया था शरद पांडे ने। शरद पांडे जो एक्टर चंकी पांडे है ना, अच्छा, उनके फादर, मतलब अनन्या पांडे के ग्रैंडफादर, दादाजी। और किसका किया था? देवीराम जी का। पता करना देवीराम जी किस कास्ट के थे। भारत जब भयंकर खाद्य संकट से गुजर रहा था ना, ऐसा खाद्य संकट था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को आह्वान करनी पड़ी थी कि एक बार का खाना आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने खुद भी छोड़ दिया था जी, तो हरित क्रांति लेकर के आए थे एम.एन. स्वामीनाथन साहब। ई श्रीधरन, कोंकण रेलवे उन्होंने बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, दिल्ली मेट्रो को एग्जीक्यूट किया। ये सब ब्राह्मणवाद है, समाज को फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर हरित क्रांति हो रही है, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, अगर मेट्रो बन रही है, तो समाज को फायदा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं जानबूझकर बाहर की बात कर रहा हूं, ये अवार्ड वो अवार्ड, अगर मैं भारत रत्न की बात करूंगा या इंडिया के अवार्ड की बात करूंगा तो आप कहेंगे ये तो ब्राह्मणवाद हो गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तो फिर नोबेल कमेटी ने भी ब्राह्मणवाद किया, बुकर वालों ने भी किया, ऑस्कर वालों ने भी किया। ग्रैमी अवार्ड होती है एक म्यूजिक की, जी होती है। सबसे पहली बार पंडित रविशंकर जी को मिला था और 4 बार मिला, तो ग्रैमी अवार्ड ने भी किया। जो परमवीर चक्र है ना, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था सबसे पहली बार 23-24 साल में मरणोपरांत। जो पाकिस्तान से वार हुई थी ना 47 में, जी, उन्होंने उसको रोक करके रखा था श्रीनगर में, तब तक बैकअप आ रही थी और श्रीनगर को बचा लिया था। नीरजा भनोट 23 साल की एयर होस्टेस थी, एक फिल्म भी आई थी उनपे, उनके ऊपर फिल्म बनी है। सोनम कपूर इसमें थी। जी, 359 लोगों का उन्होंने जान बचाया था। अमेरिकन सिटीजन के उन्होंने पासपोर्ट छुपा दिए थे और फिर नजर बचा के चुपचाप से एग्जिट डोर खोल दिया तो निकल पाए। तो जो बच्चों पे फायर किया ना टेररिस्ट ने, वो बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया और अपने गोलियों से छलनी हो गई। अगर ये सब ब्राह्मणवाद है तो फिर सैल्यूट है ना इस तरह के ब्राह्मणवाद को। डेफिनेटली सर। आप खाद्य संकट को दूर कर रहे हो, आप कलाकार बन जा रहे हो, आप कोंकण रेलवे, डीएमआरसी, इसका अंत ही नहीं होगा। अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा। जुबिन गर्ग अभी जो गुजरे ना, जुबिन गर्ग, तो 10 लाख आदमी उनके फ्यूनरल में आ गए थे। इसको वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल प्रोसेशन बोला जाता है। माइकल जैक्सन और पोप और क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उसके बाद का ना ये 4th लार्जेस्ट बोला जाता है। पूरा शहर उठ के आ गया था। और वो कहते भी, तुमसे एक बार पूछा गया था कि आप बॉलीवुड में इतना काम क्यों नहीं करते, तो नहीं, वहां तो मैं मरूंगा तो बस एक न्यूज आएगी, जिस दिन मैं यहां मरूंगा ना, आप देखना पूरा आसाम रुक जाएगा एक दिन के लिए। तो 10 लाख लोग अपने से पहुंच गए ब्राह्मणवाद करने के लिए। आप खुद ही बताओ, अगर ये सब ब्राह्मणवाद है तो मैं क्या बोलूं फिर इस पर।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ब्राह्मणवाद नहीं, ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद है। बिल्कुल सर। ब्राह्मणवाद आप किसको कहेंगे? 50-50 क्रिकेट मैच खिलाए जा रहे हैं। क्रिकेट तो बहुत क्रूएल गेम है ना जी बिल्कुल। और कोई भी स्पोर्ट बहुत क्रूएल गेम है। आप समझो इतना क्रूएल गेम है ना कि इनको चांस ही नहीं मिलता है, कुलदीप यादव को बहुत कम मिलता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब बाहर खेलेंगे तो स्पिनर खेलेंगे नहीं, ज्यादा ज्यादा एक खेलेंगे, तो बाद में तो अश्विन को भी चांस नहीं मिल रहा था, जडेजा को मिल रहा था। इंडिया में खेलेंगे तो अश्विन और जडेजा हो जाते थे। तो इतना क्रूएल गेम आप क्या करोगे? गिलक्रिस्ट को चांस ही नहीं मिलता था, बैठना पड़ता, वेट करना पड़ा कि हीली साहब रिटायरमेंट लें तब हमको चांस मिले। स्टुअर्ट मैकगिल वार्न के घायल होने का इंतजार करते थे, या वार्न कभी ड्रग्स स्कैंडल में पहले कुछ मतलब उनको खेलने का मौका मिले। वो अपने आप में एक शेन वार्न नहीं थे, स्टुअर्ट मैकगिल भी। यही सत्यता है ब्राह्मणवाद की जो मुझे समझ में आती है। सर, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने कोई उद्योग नहीं लगाया और रोजगार की कोई व्यवस्था भी नहीं की, इस पे क्या कहेंगे आप? एक तो जब आप दूसरा क्वेश्चन बोलते हो ना जी, तो मुझे लगता है ये थोड़ी आपकी तकिया कलाम है, उस तरह की है। मतलब एक सब लोग का एक स्टाइल होता है। अच्छा। फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये तो तीसरा क्वेश्चन है। दो तो ये पूछ चुके हैं। जी। है ना? एक्चुअली सर, पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा पहले पॉडकास्ट से था। अच्छा, वैसे ब्राह्मणवाद से लेके ये दूसरा क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ, क्या पूछा? उद्योग नहीं लगाया ना? उद्योग नहीं लगाया और व्यवस्था नहीं की ब्राह्मणों ने किस चीज की? रोजगार की। हाँ, उद्योग से। तो इनको उद्योग क्यों लगाना था ये बताओ आप मुझे। 5-6%, 7% जो भी आबादी रही होगी तो बाकी लोग उद्योग लगा लेते। इन्हीं को उद्योग क्यों लगाना था? ये तो भिक्षा मांगते थे लोग कहते हैं। हाँ। तो भिक्षा मांगते मांगते ये अंतरिक्ष में भी हो आए, वैज्ञानिक भी बन गए, जी, है ना? जी, खिलाड़ी भी बन गए, कलाकार भी बन गए। अब भिक्षा मांगते मांगते उद्योग लगाने की पूंजी कहां से लाते? ये आप कहते तो भिक्षा मांगते थे। ये लाइटर नोट पे था जी। अब आते हैं मुद्दे पे। पहले हम एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री पे आते हैं। अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को भी भारत में उद्योग का दर्जा नहीं है। कब का मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितना इन्होंने किया है ना, और जितना उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत बड़ी उद्योग लगाई है। सबसे पहले तो शुरुआत ही हुई दादा साहब फाल्के से, जी, है ना? जिन्होंने पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, शुरुआत ही वहां से हो गई। फिर आप कई सारे एक्टर एक्ट्रेस, नाम गिनते गिनते थक जाओगे आप। एक्ट्रेस का तो खास करके जो वैजंती माला से शुरू हुए, शर्मिला टैगोर, तनुजा, नूतन, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, अभी भी विद्या बालन, आलिया भट्ट, दीपिका पाडुकोन, विराट कोहली जी की जो वाइफ हैं, मतलब वो आप गिनते गिनते थक जाओगे एक्टर एक्ट्रेस। तो उन लोग की तो चलो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, फिल्म मेकर्स की, क्योंकि मेन तो वही है जी, फिल्म मेकर्स। बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट है या साइड है जी। मेन तो फिल्म मेकर्स है। हालांकि जब आप एक्टर एक्ट्रेस की भी बात करोगे तो गिनते गिनते थक जाओगे जब मैं बताऊंगा तो। और शुरुआत ही होती है कहां से? शुरुआत ही होती है दादा साहब फाल्के से। तो उद्योग की नींव तो उन्होंने रखी। और इसमें इतना रोजगार था ना, जो वो दौर था ना सिंगल स्क्रीन थिएटर का। पटना जैसे शहर में भी 10, 12, 14, 15 थिएटर होते थे, सिटी और दानापुर मिला लो तो। फर्स्ट क्लास होता था, स्पेशल, बालकनी, डीसी और फिर ड्रेस सर्किल, डीसी, सब में कम से कम 2-2 टॉर्च दिखाने वाले रहते होंगे। हाँ। तो 8 तो टॉर्च दिखाने वाले हुए, टिकट काटने वाले 2 रहते होंगे, 10 हुए जी। सिक्योरिटी वाले, हाँ। साइकिल स्टैंड वाले, सफाई वाले जो हर शो के बाद, है ना, मैनेजर्स। तो छोटे से छोटे थिएटर में भी 20-25 आदमी की तो रोजगार होती थी। और ऐसे कम से कम 20,000 थिएटर थे इंडिया में। 20,000 तो मैं कम बोल रहा हूं। तूफान उफान फिल्म जब रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की, तो मुंबई में तो अकेले 80 सिनेमा हॉल में लगी थी। तो भारत में ऐसे कम से कम 20,000 सिनेमा हॉल होते थे, और एक में 25-25 भी आप लगा लो तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, जो मैं कहा था कि फिल्म मेकर्स की हम बात करते हैं। के बालाचंदर, पहले एक स्टूडियो का दौर था, पहले ना जी स्टूडियो कल्चर था। जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे टॉकीज, बिल्कुल सर। वो क्या थी? स्टूडियो थी। हिमांशु रॉय और देविका रानी ने, ठीक है। एक जेमिनी स्टूडियो होती थी। आप देखोगे पुरानी फिल्में ऐसे ट्रम्पेट टाइप का, मतलब ऐसे बजाते हुए जो होता था, वो जेमिनी स्टूडियो का वो था, वो लोगो जो कहते हैं। हाँ। जैसे आरके स्टूडियो भी था, जी जी, है ना, तो जेमिनी स्टूडियो। सफदर मुखर्जी की फिल्मिस्तान, सारे स्टूडियो में हजार हजार एम्प्लॉय होते थे। ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं समझा दूं आपको। डायरेक्ट से मेरा तात्पर्य होता है ना, जिसको कंपनी सैलरी देती, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। जी। जैसे पटना में जो कोचिंग इंडस्ट्री बनी थी एक बार, बहुत भयंकर वाली, बड़ी शानदार वाली, कोरोना के जस्ट पहले तक, तो आप तो यही सोचोगे कि क्या रोजगार है। अरे एक कोचिंग में 2-3 टीचर हो गए, आप ऐसे ही देखते होगे, सफाई का हो गया, ठीक है, 7-8 रोजगार होते होंगे। एक ऑफिस स्टाफ हो गया, डायरेक्टर हो गए, या इनडायरेक्ट में क्या है, मकान मालिक का रेंट हो गया। ऐसा नहीं है, आप समझो। एक ना सर्वे टाइप का हुआ था पटना में, वो पूरा जो एरिया है, रामपुर बाजार समिति, मुसल्लापुर हाट होते हुए भिकना पहाड़ी, मखनिया कुआं, अशोक राजपथ, नया टोला, या फिर उधर भी चल जाओ तो बोरिंग रोड वगैरह में भी स्टूडेंट बहुत हो गए, और लॉज ये सब अब उधर भी हो गया। पहले तो इस एरिया में बहुत ज्यादा था, BN दास रोड, खांची रोड, ये तो पूरा भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर, ये आज भी है सर। हाँ, अब नहीं तो बोरिंग रोड भी अब है, ये तो हमेशा थे, लेकिन अब बोरिंग रोड में भी बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सर। तो लोगों ने ये देखा था ना कि करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट थे पटना में, और सबको मोस्टली का बैकग्राउंड तो कृषि ही है ना, डेफिनेटली सर। किसान बैकग्राउंड से आते थे। हमारे भी स्टूडेंट थे जो मोस्टली तो किसान बैकग्राउंड से आते थे। अदर देन फीस, जो वो जहां पढ़ रहे हैं, जो फीस उन्होंने भर दिया है या जो भरना होता है उनको, आकाश में या कहीं भी, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या यूपीएससी की, अदर देन फीस उनको 4,000 रुपया उन्होंने एवरेज मंथली घर से आता था कंजम्पशन के लिए। तो 2 लाख स्टूडेंट इंटू 4,000। ये किस साल की बात कर रहे हैं सर आप? ये जस्ट कोरोना के जस्ट पहले तक, जब पूरा फ्लरिश कर रहा था ये इंडस्ट्री। जी, क्योंकि सर मुझे लगता है 4,000 जो अमाउंट है ये 2010 के आसपास मिलता होगा। नहीं, तो बढ़ के मिलता है। दिक्कत में बच्चे जीते थे जी, पेरेंट्स ही दिक्कत में रहते थे, तो बच्चे दिक्कत में, वो तो मैं देखता था, बच्चे दिक्कत में जीते थे जी। 4,000 ही उन्होंने एवरेज था, ओके, बच्चे दिक्कत में जीते थे। तो 2 लाख इंटू 4,000, ये 80 करोड़, नॉट वन टाइम, ये हर महीना जी। ये पटना के मार्केट में कंज्यूम होता था। कहां कंज्यूम होता था? डेफिनेटली सर। वही बच्चा कहीं लॉज में रह रहा है, कहीं मेस में खा रहा है, मोबाइल रिचार्ज करा रहा है, कहीं बाल कटवा रहा है, ई रिक्शा पे बैठ रहा है। ये होता है इनडायरेक्ट, इतनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलती है। बिल्कुल ठीक है। 80 करोड़ हर महीना। कोरोना के बाद ही तो पटना में स्टूडेंट को इज्जत मिलनी शुरू हुई। कैसे सर? अरे लोग इनको बोझी समझते थे, स्टूडेंट है क्या है यार, स्टूडेंट है, फैल गया है स्टूडेंट। ये तब पता चला कि इन पे तो अर्थव्यवस्था टिकी है। ये न रहे ना तो समझ में आ जाए, खाली खाली रिक्शा चल रही है ना। एक मेरे दोस्त का दुकान है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का है, आसपास में काफी सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। मुझे बताता था वो तो, मतलब आप समझो कि महीने का लाख रुपए का सैनिटरी पैड बेचता था वो। उसके बाद ही स्टूडेंट को इज्जत मिलनी शुरू हुई। जो बड़े बड़े जिन्होंने लॉज बना रखा है 4 फ्लोर का, 5 फ्लोर का, बैंक की EMI आनी हुई, बाउंस होनी शुरू हो गई। जो लोग, पैसा तो एक ऐसा चीज है ना कि पैसा कमाना तो डिफिकल्ट है, लेकिन पैसा को पचाना बहुत 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 डिफिकल्ट है। पचाना बहुत डिफिकल्ट। जिसके पास पैसा है उसका ऑटोमेटिक कंधा ही टेढ़ा होकर चलने लगता है। वो कुछ कुछ पेटेंट डायलॉग सीख लेता है, उसका क्या औकात है, उसको तो खड़े खड़े तौल देंगे।
आपने भी सुना होगा, बिल्कुल उसको खरे खरे खरीद लेंगे जी। वो बिकने को अगला तैयार ही नहीं है, लेकिन तुम उसको खरे खरे खरीद लोगे है ना जी। तो ऐसे बहुत सारे लॉज वाले थे जो एक दो बार तो मैंने भी नोटिस किया, जबकि उनको पता है कि मैं कोई भी कहीं रिक्वेस्ट टू मोड में मैं रहता नहीं, ठीक है ना, जो और उनको लगा होगा कि इसका भी यही काम है तो कभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट कर दे। तो एक दो बार तो मैंने भी नोटिस किया कि शायद वो थोड़ा सा कटते थे। और जब ये वाली मार पड़ी कोरोना वाली, तो वैसे लोग फिर हमारे पास आने लगे कि कोई स्टूडेंट होगा तो बोलिएगा जरा। तो स्टूडेंट को, जैसे आप एक कार खरीदते हो मारुति की, तो आपको तो लगता है कि मारुति की इकोनॉमी बढ़ी, यही आप सोचते होगे ना, मारुति के रोजगार बढ़े, उनके एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों जोड़ लो तो आपको तो क्या लगता होगा कि मारुति को केवल इकोनॉमी बढ़ी, वही कंपनी बढ़ी जी। ऐसा नहीं होता है। एक कार आपने खरीदा तो 5 टायर खरीदते हो साथ में, हाँ। तो वो MRF, सीएट, अपोलो 4 टायर लगे होते हैं ना, एक स्टेपनी में होता है, तो वो भी तो चलती है। ऑटो कंपोनेंट्स, एंसिलरी कंपोनेंट्स के जो ऑटो पार्ट्स के होते हैं, जो जैसे मदरसन सुमी है, बिल्कुल ठीक है, फिर पेट्रोलियम हो गया सर, इंश्योरेंस बिकता है जी, बैंक फाइनेंस होता है। तो जब आप एक कार भी खरीदते हो ना, तो केवल आप उसी कंपनी को ग्रो नहीं करा रहे हो, एसी बिकती है किसी कंपनी की, बिकती है ना, बिल्कुल। तो हम लोग जो मूवी इंडस्ट्री पे थे बॉलीवुड पे, इतनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुई है इसमें, बस उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप समझो के बाला चंदर 80 फिल्में बनाई इन्होंने, TLV प्रसाद और LV प्रसाद दोनों ने 70 फिल्में बनाई। LV प्रसाद की तो आप समझो कि कई शहरों में आई इंस्टीट्यूट भी है LV प्रसाद के। T रामाराव, इन्होंने 55 फिल्में बनाई होगी। के विश्वनाथ, इन्होंने 60 फिल्में बनाई होंगी। महेश भट्ट का भी अगर आप रोल देख लो एज अ राइटर या प्रोड्यूसर या स्क्रीन पे या डायरेक्टर, तो 60 फिल्में उनकी हो गई होगी। 25 तो अनुराग कश्यप के हो गए होंगे। अच्छा सर। अब आप सोचो, आज एक फिल्म बनाने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं, इन लोगों ने 80-80 फिल्में कैसे बनाई होगी, कैसे लोग रहे होंगे। बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, कितना नाम गिनाया जाए, मनोज कुमार, अनिल शर्मा, मनमोहन देसाई, राकेश रोशन, एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। माने ऑफिस हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ईयर एंड टॉप ग्रॉसिंग मूवी देने के लिए। एक से एक कालजयी फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त साहब जी, है ना। और म्यूजिक इंडस्ट्री में ना एक क्रांति आई थी, क्रांति मूवी नहीं, मैं रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। लेट 80s में, और लेट 80s अर्ली 90s में तो फिर पूरा फ्लरिश कर गया था। शुरुआत तो इसकी हो गई थी राम तेरी गंगा मैली से, ठीक है। उसके पहले क्या था ना, आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप क्या करेंगे, रेडियो लेंगे। और पहले तो रेडियो में भी लाइसेंस लगती थी, वो तो बहुत पहले, लेकिन रेडियो में भी क्या, आप जो गाना सुनना चाहें वो नहीं सुन सकते आप। रेडियो पे प्रोग्राम आते थे, आपकी फरमाइश, छाया गीत, फौजी भाइयों के लिए संडे को आए थे, तो आप इंतजार करो गाने। कई फिल्में तो लोग 2 बार 3 बार इसलिए देख लेते थे गाने के चलते। इस राजेश खन्ना को जो स्टारडम प्राप्त हुई, उसमें गाना का बहुत योगदान था। तो ये रिवॉल्यूशन ऐसे आया ना कि उसके पहले ग्रामोफोन का कल्चर था और LP का। तावा की तरह आप देखते होगे, एक ब्लैक कलर का, हमारे पास भी है सर घर में। हाँ, मेरे पास भी था जी। लेकिन उसके बाद में फिर टेप रिकॉर्डर का कल्चर आया, और फिर जो वॉकमैन का कल्चर आ गया ना, आप समझो एक घर में अगर एक भाई कहीं बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है ना, दूसरा भाई कहीं नौकरी पा गया है, बड़ा भाई, और यहां मदर फादर हैं, तो हो सकता है कि तीनों के पास अनूप जलोटा जी की भजन संध्या हो, है ना। तो एक तो उस समय HMV की जो
प्रीमियम सीरीज थी तो उसने भी इकोनॉमी लॉन्च किया पॉलीडोर ने, और टी सीरीज ने एकदम प्राइस रिड्यूस कर करके और साइड ए साइड बी वाला कल्चर ला दिया। हाँ बाद में तो एचएमवी ने एक अपना कैटलॉग ही जारी किया, पुरानी फिल्मों का कैटलॉग बना करके, और कई कई में तो 3-3 होते। मेरे पास पता है आपको कम से कम 5000 मूवी की ऑडियो कैसेट्स थी। नंबर ऑफ कैसेट्स 5000 नहीं होंगे, नंबर ऑफ कैसेट 2-2.5 ही होंगे, लेकिन वही साइड ए साइड बी वाला है ना। तो टी सीरीज तो खैर आगे बढ़ा, वो यादें गवा गवा के पुराने गाने जैसे जो किशोर कुमार और उनके हुए, लता मंगेशकर के, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया गवाना कुमार शानू से, बेला सुलेखा से, यादें नाम दे करके। तो मेरे पास भी वो एक कल्चर चला था उस समय, लोग रिकॉर्डिंग करवाते थे। एक ब्लैंक कैसेट खरीदा, हाँ सर, अपने मनपसंद गाने दिए रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे था ना नाला रोड में वसुंधरा था, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स थे वहां पे मशुआ टोली में। तो ये सब तो कैसेट के सेलर थे, बड़े बड़े दुकानदार थे, लेकिन रिकॉर्डिंग का मेन काम भाकरगंज में होता था। तो कभी कभी कोई कोई कैसेट उनके पास नहीं होती थी, वो मुझे कहते थे कि एक रिकॉर्डिंग के लिए आजा, दे देना ना एक बार। तो एचएमवी ने जो कैटलॉग जारी किया था, तो कई तो 3-3 के थे, मुझे अभी भी याद है। घर घरौंदा गोलमाल, आनंद नमक हराम में रहे अपने, अभिमान मिली चुपके चुपके जी, तपस्या छोटी सी बात चिच्चोर, है ना, अंगूर खट्टा मीठा बातों बातों में। तो एक समय ऐसा एक दौर आ गया था लेट 80s में, फिर क़यामत से क़यामत तक तो बहुत कैसेट्स बिके, क़यामत से क़यामत तक के। और उसमें क्या है ना, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कि डिमांड ऑफ वन गुड वुड लीड टू द डिमांड ऑफ या कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। तो जो साइड ए साइड बी वाला कंसेप्ट था, तो क़यामत से क़यामत तक के साथ था वारिस। वारिस जो स्मिता पाटिल जी की आखिरी फिल्म थी, उसके गाने बहुत जबरदस्त थे। वैसे ऐसा नहीं है कि गाने जबरदस्त नहीं थे, बहुत जबरदस्त थे। उत्तम सिंह जी का म्यूजिक था, लेकिन वो इतना नहीं बिकता कैसेट जितना बिका। लेकिन वो चक्कर क्या है कि आप खरीद रहे हो जब आप क़यामत से क़यामत तक, तो बाय डिफॉल्ट आप वारिस भी खरीद रहे हो। और क़यामत से क़यामत तक के तो चारों गाने, मतलब इसी बात को लेकर के बहस छिड़ी रहती थी कि चारों में ज्यादा अच्छा कौन है। हाँ, है ना। तो वो दौर ऐसा आया था ना कि मेल प्लेबैक सिंगर और फीमेल प्लेबैक सिंगर, ब्राह्मण की मोनोपोली हो गई थी अचानक से। जब किशोर कुमार के गुजरने के बाद, रफी साहब के गुजरने के बाद, ये ठीक है, ये लोग भी आए थे, मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार, पर इनका जो दौर चला था वो अर्ली 80s से लेट 80s तक या अर्ली 90s तक चला था, शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज का। शब्बीर कुमार का तो वहां कुली से स्टार्ट हुआ था, कुली बेताब होते हुए। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आ गया था 88-89 से लेकर के 94-95 तक, कि आप चाहे मेल प्लेबैक सिंगर पकड़ो चाहे फीमेल प्लेबैक सिंगर पकड़ो, ब्राह्मण की मोनोपोली हो गई थी। आप फीमेल में पकड़ो अगर तो, और सब टैलेंट पे, वो ब्राह्मणवाद का संज्ञा ना देना इसको। आप फीमेल अगर पकड़ो तो लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, श्रेया घोषाल तो खैर बाद में आई थी। मेल अगर आप पकड़ो, कुमार शानू, अमित कुमार, विनोद राठौर, अभिजीत, उदित नारायण, एसपी बालासुब्रमण्यम। तो गाने, कोई आप कैसेट खरीद रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको आप इन्हीं सिंगर के ले जा रहे हो। आप ब्राह्मण बात कर रहे हो। वो तो खैर अलग है, वो तो बहुत हो गया, चलो हटाओ। तो ऐसा एक दौर आ गया था। तो सर इसमें तो सिंगर का फायदा हुआ, इसमें आम जनता का क्या फायदा हुआ? मतलब एज अ बिजनेस, हाँ, आम जनता का तो एक हो सकता है कि उनको गाने अच्छे लगे, सुनने में उनका मन खुश हुआ, लेकिन मतलब आप कैसे पूछना चाह रहे हो, मतलब चूंकि आपने उद्योग पे पूछा है तो एज अ बिजनेस की आम जनता को क्या मिला? बिल्कुल सर, ये आपने पूछ के बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अब मैं भी इस तरह से सोचने लगा। आप जब पूछे ना, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑडियो कैसेट बिकने का दौर शुरू हुआ था ना जी, बिकते 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 ऐसा दौर हो गया था, आशिकी के 2 करोड़ कैसेट बिके थे। एक कैसेट पे अगर 3 रुपए का भी मार्जिन है
तो कितने की मार्जिन बनी? 6 करोड़ की। 1990 का 6 करोड़ रुपए आज का हो गया, एकदम कंजर्वेटिव भी अप्रोच लोगे आप तो 150 करोड़, 25 गुना से कम नहीं ले सकते। ओके। 1990s की किसी चीज को आप उठा लोगे ना, शेयर मार्केट से लेकर के प्राइसेस से, सैलरी से, तो 25 गुना तो बहुत ही कंजर्वेटिव मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। तो 150 करोड़, ये एक मूवी का जो आप ऑडियो कैसेट बेच रहे हो, तो 150 करोड़ इकोनॉमी में रिटेलर को, जो छोटे छोटे गुमटी लगा के बैठे हैं, गुमटी पे ऑडियो कैसेट बेच रहे हैं, दुकान में बेच रहे हैं, गांधी मैदान में सड़कों पे बेच रहे हैं, बस में चढ़ चढ़ के बेच रहे हैं, तो ये 150 करोड़ किसको मिल रहा था? ये वो दुकानदार ब्राह्मण होते थे क्या? नहीं। किसको मिल रहा था? और ये एक खाली आशिकी की बात हुई, वो तो दौर ही वैसा था। मैंने प्यार किया, आशिकी, साजन, सौदागर, दिल, हम आपके हैं कौन, अनंत। ऐसा दौर था ना कि स्टंटमैन में एक गाना गाया था बाली ब्रह्मभट्ट ने, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। मूवी में कोई दम भी नहीं था, कोई और गाने भी नहीं कुछ खास। ये गाना काफी प्रचलित हुआ था। गाना का मैं आपको बता रहा हूं, ऑडियो कैसेट से, इस एक ही गाने की वजह से वो ऑडियो कैसेट इतना बिका था कि फिल्म की पूरी पूंजी निकल गई, फायदा भी हो गया। ऐसे ऐसे म्यूजिकल चीजें हो रही थी। एक फिल्म आई थी, टेलीफिल्म, लाल दुपट्टा मलमल का। वो फिल्म रिलीज करने के लिए थोड़ी बनी थी, बस इतने शानदार म्यूजिक थे, ऑडियो कैसेट से पैसा कमाना है। एक महेश भट्ट ने फिल्म बनाई थी, फिर तेरी कहानी याद आई। इवन आशिकी में भी सर कुछ इस तरह का आशिकी तो बाकायदा रिलीज हुई थी, थिएटर में भी, वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। स्टोरी, लेकिन हाँ, मैं बात स्टोरी की नहीं कर रहा हूं, पर ये सब फिल्में रिलीज होने के लिए बनी नहीं थी। अच्छा। एक सैटेलाइट मूवी बनी थी। सैटेलाइट मूवी मतलब जी2 पे केवल दिखाया जाएगा। अच्छा। इसमें तो अब बाद में ना ये सब ओटीटी वगैरह आया, उस समय बनी थी सैटेलाइट मूवी, फिर तेरी कहानी याद आई, गाने के लेके। बाजीगर, डर, ये सब तो फिल्म रिलीज होने से पहले प्रॉफिट में आ चुकी थी। तो ये जो आप कह रहे हो कि इनका फायदा हुआ, इनको पारिश्रमिक मिली, इनको क्या, एक गाने का क्या मिलता होगा? आशिकी में सिंगर ने कितने पैसे ले लिए होंगे? एक गाने उदित नारायण ने गाए थे, बाकी सारे कुमार शानू और उन्होंने गाए थे, अनुराधा पौडवाल ने। और एक गाना 2 वर्जन में था, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, कुमार शानू ने भी गाया था और नितिन मुकेश ने भी गा दिया था। तो क्या ले गए ये लोग? एक गाने का कितना ले गए होंगे? मगर छोटे छोटे रिटेलर जो हैं वो 150 करोड़ रुपए लेकर चले गए। लेकिन सर एक बात आती है कि ये लोग प्रिविलेज्ड थे, ये लोग बिना संघर्ष के वहां तक पहुंच गए, इनको संघर्ष नहीं करना पड़ा सर। आपको लता मंगेशकर के संघर्ष की कहानी नहीं पता है बस। लता मंगेशकर ने खुद इंटरव्यू में कहा था ना कि मैं अगले जन्म में चाहे कुछ भी बनना चाहूंगी, लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। मंगेशकर तो नहीं बनना चाहूंगी। या उदित नारायण को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, आप सोच ही नहीं सकते। कुमार शानू ने क्लब वलब में इतना गाना गाया है ना, आप सोच नहीं सकते। अच्छा बताओ आप, ये पंकज त्रिपाठी जो नरकटियागंज से जाते हैं, या मोतिहारी से जो मनोज वाजपेयी जाते हैं, या मैथिली ठाकुर जो जाती हैं बेनीपट्टी से, क्या नालंदा? नहीं, वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाला बेल्ट है वो। अच्छा। जहां से वो मनोज वाजपेयी हैं और ये हैं, या मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी से, तो प्रिविलेज हैं ये लोग? नहीं है ना, प्रिविलेज तो नहीं है। कुमार विश्वास भी कोई बहुत प्रिविलेज नहीं थे। उन्होंने कवि, ठीक है, कवि तो पहले भी ब्राह्मण एक से एक थे, हास्य कवि से लेकर शैल चतुर्वेदी से लेकर के और सुरेंद्र शर्मा, सब कुछ, लेकिन इन्होंने ग्रैंड स्केल पे पहुंचा दिया उसको। इन्होंने अपने कविता पाठ को, या अभी जो लोकगीत गाते हैं नीलोत्पल मुन्नाल, कोई प्रिविलेज तो नहीं है वो। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते थे, एक डार्क हॉर्स किताब लिख दिया, पुरस्कार मिल गए ज्ञानपीठ, फिर लोकगीत गाना शुरू कर दिया। मुरारी बापू इन लोग के मंच पे गाते वाते हैं, अपना शो भी करते हैं। तो प्रिविलेज तो इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, कोई इसमें प्रिविलेज नहीं थे। अमित कुमार हो सकते हैं क्योंकि किशोर कुमार के पुत्र थे। विनोद राठौर भी आप नहीं कह सकते प्रिविलेज, क्योंकि विनोद राठौर श्रवण के भाई जरूर थे, नदीम श्रवण वाले श्रवण के,
लेकिन दोनों का कैरियर एक साथ चल रहा था। श्रवण को भी वही स्ट्रगल करनी पड़ रही थी जो बाकियों को करनी पड़ी थी। कोई श्रवण तो है ना, श्रवण को भी तो वही स्ट्रगल करनी पड़ी। तो विनोद राठौर भी प्रिविलेज नहीं थे, अभिजीत भी प्रिविलेज नहीं थे, ये लोग कोई प्रिविलेज नहीं थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम कोई भी नहीं। तो ये कहना आपका गलत है। और म्यूजिक में प्रिविलेज कैसे काम करेगा? फिल्म में तो एक बार कर सकता है, आप खूब बढ़िया मूवी बना दोगे, हो जाता है। फिल्म में तो कोई क्लिक कर सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म में नहीं, एक दो मूवी वो हो सकता है। जैसे इन्होंने थोड़े दिन के लिए, गुलशन कुमार जी ने अपने भाई को, कृष्ण कुमार को स्टार बनाकर ही दम लिया था जी एक बार। गाने काफी प्रचलित। हाँ, लेकिन आप सिंगर को सोचोगे कि केवल इसलिए वो चल जाए कि प्रिविलेज है, नहीं हो सकता। आज श्रेया घोषाल अगर इतना है तो कुछ दम है उनमें, अरिजीत सिंह में, विशाल मिश्रा में, इनमें कुछ दम है तभी, है ना। तो ये तो अनऑर्गेनाइज्ड, हम लोग अभी इंडस्ट्री पे अभी तक आए हैं जी। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अनऑर्गेनाइज्ड से अब ऑर्गेनाइज क्यों रहा हूं जी। उससे पहले जब हम लोग मूवीज पे हैं ना, तो आप रीजनल में भी देखो। तमिल मूवी इंडस्ट्री में कमल हसन, हाँ, जयललिता, है ना। बंगाल के सबसे बड़े सुपरस्टार उत्तम कुमार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो डेड हो चुकी थी, राकेश पांडे जी, सुजीत कुमार के बाद, कुणाल साहब के बाद, गंगा किनारे मोरा गांव वाला जो दौर था कुणाल साहब का जी। एक कुणाल एक्टर हुआ करते थे, यहां से चुनाव भी लड़े थे वो 2014 में लोकसभा का, पटना साहिब से। अच्छा सर। तो गंगा किनारे मोरा गांव के बाद वाला 20 साल का बिल्कुल लल पीरियड था वो, भोजपुरी इंडस्ट्री में डेड हो चुकी थी। फिर उसको रवि किशन और मनोज तिवारी ने ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो फिल्मों में बड़ी रोजगार मिली है, बहुत इकोनॉमी बूम किया है जी। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो दादाजी थे ना, द्वारकानाथ टैगोर जी, रिलायंस तो खैर बहुत ही बाद में आए, लेकिन जब टाटा भी नहीं आए थे, बिरला भी नहीं आए थे, उनके भी पहले द्वारकानाथ टैगोर जी बहुत बड़े उद्योगपति थे भारत के। कॉन्ग्लोमरेट थे एक तरह के, जूट मिल्स थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रानीगंज कोल माइन जो बाद में नेशनलाइज हो गई तो बंगाल कोल माइंस हो गई, ठीक है। टीटीके प्रेस्टीज किचन अप्लायंस की कंपनी है। आप देखते हो किसी भी घर में आप देखोगे टीटीके का प्रेशर कुकर है, बिल्कुल सर, तावा है, मेनली टेफ्लॉन कोटिंग जो नॉन स्टिक होते हैं उसमें बड़ा इनका पेनिट्रेशन है, बहुत डोमिनेंट है ये। शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर वेल्थ बना के दिया है। किर्लोस्कर पंप्स और वॉल्व्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो। 18,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उनमें। करीब मुझे लगता है कि 69 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगा। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं। और 2007 में इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, सरदार सरोवर डैम जी, उसको इन्होंने कमीशन किया, ठीक है। टीवीएस मोटर 3 मिलियन मोटरसाइकिल बेचती है, ये भी 50-60 कंट्री में इनका भी एक्सपोर्ट होगा। विक्को, अब तो हालांकि विक्को बहुत कम गई, लेकिन एक समय आपने सुना होगा, हमेशा फिल्म के बीच में ऐड आती थी सर, बहुत सीरियल के बीच में भी, विक्को वज्रदंती नहीं, नहीं विक्को कॉस्मेटिक नहीं, टर्मरिक, है ना जी। और एक विक्को वज्रदंती भी आती थी एक जी। और ये तो विक्को टर्मरिक क्रीम वाली तो बहुत आती थी। तो विक्को, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप समझो उस दौर में बैटरी, अब तो हर घर में, अब तो ईवी की बात है या बहुत चीज की बात है, या हर घर में इन्वर्टर। जब सुकैम की इन्वर्टर का दौर था जी, तो उस समय एसबी गांगुली ने, एक्साइड इंडस्ट्रीज इन्होंने, अच्छा टीवीएस में भी करीब 5,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी जी, ठीक है। टीटीके में भी 5,000 होगी, 18,000। दूसरा हमने क्या बताया आपको, किर्लोस्कर में भी रहे होंगे 18,000। अब
एसबी गांगुली साहब, इनकी भी आप समझ लो, एक साइड की भी मैं समझता हूं कि एक साइड भी 60 कंट्री में होंगे, 5,000 एम्प्लॉय इसमें भी होंगे। मैं मिला हूं इनसे, एसबी गांगुली से। अच्छा सर। ये हम लोग की मैनेजमेंट प्रोग्राम के इनॉग्रेट करने आए थे, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति साहब की। 3.25 लाख एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 3.25 लाख। जी। और ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरी कैपिटल है ना। बिल्कुल। आईटी सर्विस इंडस्ट्री, तो वो क्या देते थे, 60 रुपए का एक सीडी ही तो देते थे प्रोग्राम करके। ठीक है। और जो 3 बड़ी यहां आईटी सर्विस कंपनी है, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस, तो टीसीएस और विप्रो तो अम्ब्रेला कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, कॉन्ग्लोमेरेट की, टाटा ग्रुप की। टाटा के तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं, या विप्रो भी, लेकिन इन्फोसिस तो आउट एंड आउट आईटी सर्विस। ठीक है। इंडिया में जो कोर बैंकिंग हुआ ना, सीबीएस जिसको बोलते हैं जी, उसमें फिनेकल का बहुत योगदान है। फिनेकल इन्फोसिस की है। स्टेट बैंक में तो टीसीएस का है, या जो फिनवेयर वगैरह हैं जो एचडीएफसी में थे या यस बैंक में थे, फिनवेयर तो विप्रो के थे। पर मोस्ट ऑफ द अदर बैंक्स, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब में फिनेकल। तो ये जो कोर बैंकिंग हुई है ना, कोर बैंकिंग से तो कई सुविधाएं हो गई है। लाखों जो एटीएम हो गए हैं, हर एटीएम पर जो सिक्योरिटी गार्ड हुए हैं, सब कोर बैंकिंग के थ्रू ही तो हुआ है, उनके चलते तो हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये सब एम्प्लॉयमेंट का श्रेय भी इन लोग को ही जाता है। ठीक है। राजशेखर रेड्डी, नहीं, राजशेखर शर्मा, हाँ, पेटीएम। पेटीएम, 40,000 एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इन्फोसिस में 3.25 लाख, पेटीएम में 40,000। अलक पांडे, फिजिक्स वाला, 27,000 एम्प्लॉय। इंडिया के वॉल्ट डिज्नी कहे जाने वाले कार्टूनिस्ट प्राण साहब, आप पता नहीं, आप कॉमिक्स हम लोग के जमाने में तो हमने कॉमिक्स बहुत पढ़ी है। चाचा चौधरी, राजन इकबाल, मोटू पतलू, फौलादे सिंह, अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी। जैसे 10 रुपए का कोई कॉमिक्स आया तो लोग मेंबर बनाते थे। अच्छा सर। आप मेंबर बन गए, आप कॉमिक्स ले जा रहे हो, 1 दिन या 2 दिन घर में रखोगे, 1 दिन रखोगे तो 1 रुपए दोगे, 2 दिन रखोगे तो 2 रुपए दोगे, घर के 3-4 लोग पढ़ लेंगे, फिर भी आपकी 8 रुपए की बचत है। हाँ। अरे कॉमिक्स की लाइब्रेरी तो इकट्ठा करनी नहीं थी, और फिर घर में उसको आप रखते कहां इतना। तो इस तरह का सिस्टम था। तो कार्टूनिस्ट प्राण की वजह से भी बहुत लोग की रोजी रोटी चल रही थी। शीला गौतम जो है ना, शीला फोम, आपने देखा होगा, कर्लॉन मैट्रेस जी, है ना, स्लीप वेल मैट्रेस, सब इनकी है। यहां भी बहुत एम्प्लॉय हैं, 3-4 हजार से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब आप एक एक मैट्रेस की दुकान पे जाते हो तो वहां जो 8-10 एम्प्लॉय रहते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सब मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको फर्क बिल्कुल समझा ही दिया है जी। ठीक है। इनके भी करीब इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो उद्योग तो बहुत लगाए इन्होंने, ऐसा नहीं है, बहुत उद्योग लगाया है। तो अगली बार से कोई आपको कहे कि इन्होंने उद्योग नहीं लगाए तो आप उनको बता सकते हो, है ना। जी बिल्कुल। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है हाँ। कि बहुत लोग ये कहते हैं हाँ। कि आजादी की लड़ाई दूसरों ने लड़ी, हाँ। और बिना योगदान का, बिना बलिदान का सत्ता इनको मिल गई। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि इनको लड़ाई क्यों लड़नी थी, ये तो भिक्षा मांगते थे जी। ये तो मंदिर के पुजारी थे जी। तो इनको लड़ाई क्यों लड़नी थी, है ना। अच्छा, एक आधिकारिक आंकड़ा है कि अंग्रेजों के काल में सबसे ज्यादा फांसी अगर किसी को दी गई थी जी। तो ब्राह्मण को दी गई थी। अच्छा। तो ये तो किसी चीज का इनाम तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंग्रेजों की ये मदद कर रहे हो और अंग्रेज उनको फांसी दे रहे हो।
या अंग्रेज के ये गुड बुक में हो, इसका मतलब इन्होंने अंग्रेज के नाक में दम कर रखा था। पर ये तो वन लाइनर एक वेग स्टेटमेंट है कि फांसी दी गई। थोड़ा इसका डिटेलिंग करते हैं। एक वीवीएस अय्यर साहब थे, लिंकन इनमें बैरिस्टर थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इंडियन हाउस के मेंबर भी थे। उन्होंने बहुत युद्ध में भाग लिया, आर्म्ड रेबेलियन में। एक साहब थे वासुदेव बलवंत फाड़के जी, उनको अंग्रेज खुद फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन मानते हैं। ठीक है, आप समझो कि लहूजी राघोजी साल्वे एक मंग दलित कम्युनिटी से आते थे, वो इनके मेंटोर थे। अच्छा सर। मतलब जो दलित कम्युनिटी से थे वो इनके मेंटोर थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से जो थे उनके। जी, ये नहीं समझना कि ये उनके मेंटोर थे। हाँ बिल्कुल समझ गया सर। उन्होंने इनको बोला कि आप इन लोग का लेकर के एक फौज बनाइए। और वे बिफोर सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से भी बहुत पहले इन्होंने अपनी एक उन लोग को इकट्ठा करके फौज बनाई थी। और पता है, थोड़े दिन के लिए ही, पर एक ऐसा दौर भी आया था कि इन्होंने पूना को अंग्रेजों से आजाद करा लिया था। मतलब पूरी भारत पे अंग्रेज का कब्जा था। पूना पार्टिकुलरली आजाद हो चुका था। पूना को इन लोगों ने आजाद करा लिया था जी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, है ना, पूर्ण स्वराज की जिन्होंने बात किया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। अंग्रेज खुद कहते हैं कि वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट थे, बाल गंगाधर तिलक। मतलब भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ उथल पुथल वाली जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो बाल गंगाधर तिलक उसके फादर थे। गोखले गांधी जी के गुरु थे, वो गांधी जी उनको अपना गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। आपने चापेकर ब्रदर्स का नाम सुना है? जी सर। 3 भाई थे, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि। 3 भाई को एक साथ फांसी पड़ी थी। आपने तो नाम सुन लिया होगा। वासुदेव बलवंत फड़के पे एक ना प्राइम वीडियो पे मूवी भी है, लेकिन मराठी में है, आपको सबटाइटल्स पर के देखने होंगे, आप देख सकते हो। चापेकर ब्रदर्स भी प्राइम मूवी पे अवेलेबल है, वो हिंदी में है। बहुत लोग इन लोगों ने इनका नाम नहीं सुना। आप लोगों से पूछ दो कि कोई फिल्म जिसमें 3 भाई ने साथ में काम किया, तो लोग शायद बता दे कि चलती का नाम गाड़ी, अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार। 3 बहनें प्लेबैक सिंगर, तो लोग बता दे लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, है ना जी। 3 भाई जो सांसद हैं, तो लोग शायद बता दें आपको कि रामविलास पासवान, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। एक घर के 3 प्रधानमंत्री, वो भी शायद आपको बता दें। 3 क्रिकेटर, 3 भाई, तो आपको बता दें शायद महेंद्र रमानाथ, राजेंद्र रमानाथ, सुरेंद्र रमानाथ, या फॉरेन के भी बता दें आपको चैपल ब्रदर्स के बारे में। लेकिन आप पूछो कि आजादी की लड़ाई में 3 भाइयों को एक साथ फांसी लड़ी, तो चापेकर ब्रदर्स लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये 3 भाई थे, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि। इन्होंने ना एक 1896 में पुणे में ही ब्यूबोनिक प्लेग आई थी। और प्लेग, हैजा, ये सब जब पहले होती थी ना, प्लेग तो चूहे के इन्फेक्शन से होती थी जी, तो गांव का गांव साफ हो जाता था। वो इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो जनरल रैंट एक थे अंग्रेजों के, वहां पे जो जनरल थे, उन्होंने जीना हराम कर रखा था लोगों का, मोस्टली दलित का। कहीं से जाएं, हल्का भी इन्फेक्शन ना भी उनको हो, फीवर भी हो, तो एक तो फीवर है उसको, प्लेग ना भी, पूरे परिवार को उठा करके एकदम इस तरह से छोटी जगह पे रख देते थे, खाने पीने की दिक्कत, इकट्ठा करके ताकि इन्फेक्शन दूसरे लोगों को ना फैले। मतलब बड़ी बर्बरता थी। ये दलितों पे जुल्म इन लोगों से देखा नहीं गया। 22 जून 1897 को, जिस दिन ना क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी थी, इन्होंने जनरल रैंट को खत्म कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद से पहले हम लोग 1857 जो फर्स्ट रिवोल्ट बोलते हैं जिसको, आजादी की पहली लड़ाई जो है, वो गोली चलाने वाले
मंगल पांडे, उसको आगे बढ़ाने वाले उसके बाद नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, है ना। जब लेडीज युद्ध में भाग नहीं लेती थी उस समय घर में रहती थी जी। तब आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का सुना होगा, पढ़ा होगा कि कानपुर के नाना की मुबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, जी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, और बूंदोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। बुंदेलखंड वाले जिन को बुंदेलो बोलते हैं, वो महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर होते हुए, मौरानीपुर होते हुए जो फिर हम लोग चले जाते हैं मध्य प्रदेश की ओर, मुरैना की ओर, उसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। तो वही बुंदेलो है। और लक्ष्मीबाई की कमांडर कौन थी? झलकारी बाई, वो भी दलित। और झलकारी बाई ने एक बार ना डिस्गाइज में लक्ष्मीबाई बनकर युद्ध कर लिया था अंग्रेजों से, ताकि लक्ष्मीबाई निकल सके। तो आप देख रहे हो वासुदेव बलवंत फाड़के जो हैं मंग कम्युनिटी के, राघोजी साल्वे के साथ, तीन भाइयों ने तो दलित के लिए जान ही दे दी। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के साथ, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ये दलित और ब्राह्मण की एकता की बात हो रही है, साथ में मिलकर युद्ध कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि हम आजाद मरेंगे, मुझे कभी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर पाएगी जिंदा। और अंग्रेज ने भी एरी चोटी एक कर दिया था कि इसको जिंदा गिरफ्तार करके दिखा देंगे, लेकिन नहीं कर पाई थी। इसकी टिप दे दी थी वीरभद्र तिवारी ने। ब्राह्मण की टिप ब्राह्मण दे रहा है ना, और ब्राह्मण दलित इकट्ठा मिलकर के लड़ रहे हैं। दलित ब्राह्मण को बचा रही है डिस्गाइज में लड़ाई करके। तीन भाई फांसी चढ़ जा रहे हैं दलित के लिए। एक दलित दूसरे ब्राह्मण का मेंटोर है, पूना को लोग आजाद करा ले रहे हैं फौज बना करके, और ब्राह्मण ब्राह्मण की मुखबिरी कर दे रहा है ना। तो कितना उल्टा सीधा चीज है, बिल्कुल सर, दिमाग में भरी गई है लोगों की, है ना। जैसे जैसे हम लोग का पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा और कई चीजें खुलेगी। मुझे तो लगता नहीं कि ये पॉडकास्ट जो है, जो आपने टॉपिक पकड़ा है, ये 2-3 एपिसोड से कम में जाएगा। ये सर मैं कहने वाला था कि इसको हम बीच में रखेंगे, इसको 2-3 बार में ही करना है, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। उससे कम में नहीं जाएगा ये जी ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद मरते मरते भी, जब मुखबिरी हो गई, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, मरते मरते भी 3 ब्रिटिश सैनिक को मार दिए। और मरने के बाद भी 3 घंटे तक उनके आसपास डर के मारे कोई सैनिक जा नहीं रहा था, कहीं जीवित होगा तो। ये दबदबा था, ये खौफ था। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने सेंट्रल असेंबली पे बॉम्बिंग कर दी थी। जब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर के जेपी सॉन्डर्स को हत्या कर दी थी। तो वो जो राजगुरु थे, विज ऑल्सो ब्राह्मण। बटुकेश्वर दत्त भी फांसी पे चढ़े थे। ये तीनों जो राजगुरु वाज ऑल्सो ब्राह्मण। दुर्गावती देवी थी, जिनको लोग दुर्गा भाभी भी कहते हैं, उन्होंने एक बार तो सुरक्षित निकाल लिया था इन लोगों को, भगत सिंह को और सुखदेव को। और जब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास गुजर गए थे, तो लाहौर से कलकत्ता तक वो जो फ्यूनरल प्रोसेशन थी, उसको दुर्गा भाभी ने ही लीड किया था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसको अब 2021 के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। जिस ट्रेन में अंग्रेज पैसे लेकर जा रहे थे, पैसा किसका? भारत का। भारत का पैसा, भारत का लूटा हुआ पैसा लेकर के जा रहे थे। उसको 4 लोगों ने मिलकर के लूट लिया कि इससे आजादी की फंडिंग होगी। राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, सफकुल्ला खान, असफकुल्ला खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खान, एक ठाकुर रोशन सिंह और एक राजेंद्र लहरी, वो भी ब्राह्मण। 4 लोगों ने मिलकर उसको लूट लिया। ये चारों भी फांसी पे चढ़ गए। अच्छा, अंग्रेज क्या करते थे ना,
डिवाइड एंड रूल तो उनकी थी ही, जो कंपनी रूल एस्टेब्लिश हुई भी तो उसी पे हुई थी, जो मीर जाफर को उन्होंने यूज किया था सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। और भी कई कई तरह की चीजें करते रहते थे। जैसे आपने सुना होगा कि जब गांधी जी को उन्होंने आगा खान पैलेस में कैद करके रखा, ठीक है, इसके दो छोटे और एक बड़े कारण थे। छोटे कारण तो दो ये थे कि एक तो अगर गांधी जी जेल में रहेंगे तो जनता में रिसेंटमेंट और बढ़ सकती है, विद्रोह के हमारे बापू को बड़ी तकलीफ है जेल में। और दूसरा क्या पता वहां कैदी के बीच में और उनको मोटिवेट कर दे तो वो भी दूरी रखनी थी। और जो एक बड़ा कारण था जो क्लिक कर गया, उस समय तो क्लिक नहीं किया, आज क्लिक कर गया। आज लोग ऐसी बातें उठाते हैं कि देखो हम लोग तो जेल में हैं, बापू आराम से आगा खान पैलेस में। आप सोचो कोई कैदी की ये रहेगी कि वो पैलेस डिमांड कर देगा, उसको पैलेस मिल जाएगी, और वो इतना बड़ा आदमी रहेगा कि जो डिमांड करेगा वही मिल जाएगी, तो फिर वो कैदी क्यों होगा। लेकिन अंग्रेज का ये क्लिक कर गया। ठीक है, ये बलिदान का अंत नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम लोग काट काट के भी चलेंगे ना तो भी 2-3 एपिसोड चली जाएगी। बिल्कुल सर, है ना। इतना बलिदान दिया है इन लोगों ने, सबसे ज्यादा फांसी पे चढ़े हैं, बेबाक लड़ते थे, है ना, कोई दूसरों के लिए लड़ते थे। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे ना जो जिन्होंने एक लाठी भी नहीं खाई होगी, एक दिन जेल भी नहीं गए होंगे, आज बड़ा देश में नाम होगा उनका, आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान उनकी जानी जाती होगी। ऐसे ही है जी सर। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी दलित और ब्राह्मण की एकता की बात की, तो इस पे क्या कुछ और उदाहरण देकर विस्तार से समझा सकते हैं आप मुझे? अभी भारत में सबसे बड़े दलित लीडर कौन है? मायावती। तो मायावती जी का ही उदाहरण लेते हैं जी। एक बार ना मायावती जी समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, वही वाला मिले मुलायम कांची राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो वाला दौर। तो दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। अरेंजमेंट हुआ था कि 2.5 साल तक दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, मुलायम सिंह जी और मायावती। तो चूंकि ज्यादा सीटें सपा को थी तो पहला 2.5 साल का टर्म उनको मिला। तो 2 साल भी नहीं हुए थे, 2 साल से भी कम होते होते फिर खटपट शुरू हो गई। तो बसपा ने समर्थन खींच लिया, ये मालूम चल गया उन लोगों को कि समर्थन खींच रहा है। मीराबाई गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 1 मायावती जी का अस्थायी निवास हुआ करता था। अब सपा को बड़ी नागवार गुजरी ये बात। समझिए कि भारी संख्या में सपा के अब विधायक कह लीजिए, गुंडे कह लीजिए, जो कह लीजिए, गेस्ट हाउस में पहुंच गए। समझिए जो भी विधायक पकड़ाया उसको किडनैप करके, कुछ के तो ब्लैंक पेपर पर साइन ले लिया। और मायावती के साथ तो मतलब आप समझिए कि अभद्रता की सीमाएं पार हो गई थी। ऐसा हो गया था, वहां की बिजली पानी भी काट दी गई थी, और अभद्रता की सीमाएं तो उसमें अतीक अहमद भी बहुत दोषी थे। और भी कई लोग थे जो गुजर भी गए हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जब गुजर ही गए तो बात ही खत्म हो गई, और केस भी जब विड्रॉ हो गई तो, नहीं तो सबका नाम पता ही है मुझे। जब जाति बहुत बढ़ गई, स्थिति मतलब कुछ भी हो सकता था, वैसी घटना घट रही थी, कुछ भी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ भी। तो फर्रुखाबाद के एक बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। अच्छा सर। वो ट्रेंड फाइटर भी थे। उन्होंने लाठी निकाला और अपनी जान पर खेल करके लाठी चलाना शुरू किया, मायावती जी को बचा लिया। मायावती जी उसके बाद उनको अपना भाई मानती थी। कभी उन्होंने उनके खिलाफ फिर कैंडिडेट भी नहीं दिया। जब वो असैसिनेट हो गए 1-2 साल के बाद इस घटना के, तो फिर उनकी वाइफ जब उपचुनाव लड़ी, प्रभावती देवी, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं दिया।
कैंडिडेट तो नहीं ही दिया बल्कि इन लोगों को जिताने की अपील की। और चूंकि ठीक है आप इस तरह से फाइट करेंगे तो आपकी हत्या तो होनी ही थी। बिल्कुल। हत्या तो हो गई, फूट फूट कर वो रोई थी बिल्कुल मायावती जी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या होने के बाद। और आप समझो हम लोग तो कितना बात करते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है, ये है वो है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद इतने बड़े लीडरशिप के अगेंस्ट कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ। अच्छा सर। 2-2.5 दशक तक कोई अरेस्ट भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो मायावती जी ने वो केस ही विड्रॉ कर लिया। यहां हल्की हम में आप में कुछ भी हो जाए तो SC/ST एक्ट लग जाए। तो जो मैंने आपको कहा था ना कि ये सब आम जनों के लिए ही है, खास जन। अब इससे ज्यादा क्या होगा, जो घटना घटी थी, ठीक है। अंबेडकर साहब जो दलित के मसीहा हैं, उनके स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे कृष्णा जी केशव अंबेडकर। उन्होंने स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर जी को अपना सरनेम दिया। अंबेडकर जी का ओरिजिनल सरनेम अंबेडकर नहीं था। जी जी, नहीं था, सकपाल था। अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि ये घटना ने उनको बहुत मोटिवेट किया, समाज में एक्सेप्टेंस की फीलिंग दी। BN राव साहब, अंबेडकर जी ने खुद ही कहा कि इनिशियल तो सारे वर्क BN राव साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का किए थे। उन्होंने एक्नॉलेज किया है उनकी भूमिका को और ये भी कहा है कि उनका बड़प्पन था कि हमेशा मुझे आगे रखा, मतलब ज्यादा अपने क्रेडिट नहीं लिया। ये सब अंबेडकर जी के शब्द हैं। अभी तो सर ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है। वो सब तो चलता रहेगा जी, क्योंकि यही सब बताया जाएगा ना, उल्टा सीधा चीज लड़ाया ही तो जाएगा ना। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई की मदद की या 3 भाई फांसी पे चढ़ गए, सब तो नहीं बताया जाएगा ना। उल्टी सीधी चीजें ही बतानी है, तो वो सब तो चलता रहेगा। और चूंकि ये पॉडकास्ट हम लोग का 2-3 एपिसोड में जाएगा तो कई चीजें भी और डिस्कस होगी, है ना। सुब्रमण्यम भारती, दलितों के लिए जनेऊ का मूवमेंट चलाया उन्होंने ताकि वो हिंदू मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो जाए। पंडित गंगाराम, पंजाब में लाखों लाख दलितों को सनातन में लेकर आए। मदन मोहन मालवीय, BHU में दलितों के पढ़ने की व्यवस्था की उन्होंने। 1933 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। कलाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिया। रथ यात्रा में उनको भागीदारी दी। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। दयानंद तिवारी, जो दयानंद सरस्वती भी हैं, आर्य समाज जिन्होंने स्थापना की। दलितों के लिए लड़ते लड़ते मर गए। कितनी बार उन पर जानलेवा हमला हुआ, फाइनली जहर देकर के दूध में उनको मार ही दिया गया। पंडित रामचंद्र जी जम्मू में दलितों के लिए अनशन किया। वीर सावरकर पूरी जिंदगी दलित का जूठा पानी पीते रहे, दलित ब्राह्मण एकता सिद्ध करने के लिए। जब रत्नागिरी में वो हाउस अरेस्ट में गए तो वहां पे उन्होंने पतित पावन मंदिर में दलितों की प्रवेश की व्यवस्था की। कंबाइंड जॉइंट डाइनिंग, दलित ब्राह्मण और अदर कास्ट की जॉइंट डाइनिंग की व्यवस्था की उन्होंने। सामूहिक भोजन की, साथ बैठकर जहां पे लोग खाना खा रहे हैं। 1933 में अंबेडकर जी का एक जर्नल भी होता था, जनता जर्नल करके। अंबेडकर जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। आपने नाम सुना है पंडित श्री राम शर्मा जी? नहीं सर। इनको लोग युग पुरुष भी बोलते हैं। इन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की थी। इन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। जनेऊ का अधिकार दिया, मंदिर में उनको प्रवेश का अधिकार दिया। प्रवेश का अधिकार ही नहीं दिया, पुजारी बनाया, वेद मंत्र सिखाए, यज्ञ करना सिखाया। इतने चीज किए उन्होंने। बिरसा मुंडा साहब का आपने सुना है? जी जी बिल्कुल। वो शायद एक बार क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे।
भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं उनको। आनंद पांडे जी उनके गुरु थे। 2 साल तक उन्होंने आनंद पांडे जी को साथ रखा, पढ़ाया, और उसका असर यह हुआ कि बिरसा मुंडा जो है वो भगवान बिरसा मुंडा हो गए। बड़ी कम उम्र में गुजर गए थे, लेकिन इतना उन्होंने काम किया था, इतना काम किया था बिरसा मुंडा जी ने। लेकिन उसमें ये इनका भी बहुत रोल रहा, आनंद पांडे जी का। उनकी जो ग्रूमिंग की, उनको पढ़ाया। ये सारे लोगों की मैं जो बात कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है। कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, किसी को वोट नहीं चाहिए था, कोई नाम नहीं कमाना था। दलित के जो लीडर्स हैं, या न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, या और लोग भी हैं, ये सारी बातें दलित को क्यों नहीं बताते हैं? बिल्कुल सर। कहां समस्या आ रही है बताने में? और ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक स्निपेट भी नहीं है। जिसको हाईलाइट कहते हैं ना, हाईलाइट का भी छोटा जो स्निपेट होता है, वो भी नहीं है। मैं बताने बैठूं ना तो खाली पूरा एक एपिसोड इस पे चला जाए, इस एक क्वेश्चन पे, या जितने भी जो आपने क्वेश्चन किए हैं ना आज, उद्योग नहीं लगा, ये नहीं किया, सब पे एक एपिसोड चला जाए, तो वो तो समझिए कि जो पॉडकास्ट होता है कितना बताएगा आदमी। बिल्कुल सर। आइसबर्ग ही होता है वो। बिल्कुल, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। 8 में 7 हिस्सा तो नीचे ही रहता है, बिल्कुल। एक हिस्सा ही ऊपर है। लेकिन आजादी की जो आपने लड़ाई की बात की, तो जो मैंने आप लोगों को ब्राह्मण का बताया, अरे भड़े पर है, जब सबसे ज्यादा फांसी हुई है तो अंत ही नहीं होगा उसका। लेकिन कुछ ही चीज आदमी डिस्कस कर सकता है, बाकी लेकिन समाज ये डिस्कस क्यों नहीं करता है? दलित के लीडर्स ये बात क्यों नहीं उनको बताते हैं? बिल्कुल। कहां समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन नहीं बताना है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे दलित की हो चाहे नॉन दलित की हो, वो बता देगी ये सारी बातें, कहेगी कि आपस में मिलकर रखो, ब्राह्मणों ने तुम्हारी बड़ी मदद की है, या तुमने ब्राह्मण का बहुत साथ दिया है, ये इतिहास है। नहीं होगा ना। उनको तो कहना है कि ब्राह्मण ने तुमको सताया है। बिल्कुल सर। फैक्ट पे बात तो कम होगी। मुझे लगता है आज रहने दीजिए अब। हाँ सर, जैसा कि आप भी मान रहे हैं और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। इसको यहीं पे रोकते हैं और दूसरा सेशन हम बहुत जल्द करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और ब्राह्मणवाद का जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप हमसे 100% सहमत हो ही, लेकिन मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आप अपने तार्किक शक्तियों का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। तर्क कीजिए और अपने अंदर बदलाव लाइए। धन्यवाद।